એક યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર પોતાની લાઈફની અંદર હંમેશને માટે ઉર્જાઓ સાથે કામ કરતા વ્યક્તિત્વ જેમણે હંમેશને માટે બીજાનું સારું વિચારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એવા વિચારોના વાહક, સફળ મનોબળ ધરાવતા, મજબૂતાઈ સાથે પોતાની વાતને પ્રસ્તુત કરતા, ગુડ કમ્યુનિકેટર અને બેસ્ટ વિઝનથી કામ કરનારા એવા ગ્રેટ બિઝનેસમેન અજય અજમેર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને આજનો સફળતાનો સંવાદ અજય સર આપની સાથે છે कि आप आंख बंद करके देखो कि आप इस दुनिया में आए हो और अभी आप आंख बंद करके देखो कि आप इस दुनिया से जाओगे तो आप इस बीच में क्या करके जाना चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भाई या कोई बहन बेरोजगार है। अपनी जर्नी मैंने 2011 के बाद स्टार्ट करी, जो मेरे दिल को शांति देती है, जो मेरे दिल को सुकून देती है, वो जर्नी 2011 के बाद शुरू करी थी और वो उसी जर्नी का पार्ट है। और अपनी बात को लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैंने अपना घर गिरवी रखा, मैंने अपने गाड़ी लोन लिया, गाड़ी के ऊपर तो मैंने अपनी वाइफ के गहने बेचे सर। वो समय ऐसा था जिस समय मुझे अपने आप को कहते हैं ना, गिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर गिरे रह जाना बुरी बात। आपके मत से मित्र के साथ मित्र ऐसा होना चाहिए जो कमीना हो, हर एक दोस्त कमीना हो, आपकी गलतियां को इग्नोर नहीं करे, आपकी गलती आपके मुंह के ऊपर बोले। સંકલ્પ કરીને સફળતા લેવી એ દુનિયાની સૌથી મોટી તાકાત હોય છે અને એટલા માટે જ્યારે વ્યક્તિ સંકલ્પ કરે છે ને ત્યારે એ સંકલ્પને પૂરો કરવા માટે એમ સાથે આખું વિશ્વ અને આખા દુનિયાની ઓરાઓ જોડાતી હોય છે। એ વાતને સાકાર કરવાનું કામ એક યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર પોતાની લાઈફની અંદર હંમેશને માટે ઉર્જાઓ સાથે કામ કરતા વ્યક્તિત્વ જેમણે હંમેશને માટે બીજાનું સારું વિચારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે એવા વિચારોના વાહક, સફળ મનોબળ ધરાવતા, મજબૂતાઈ સાથે પોતાની વાતને પ્રસ્તુત કરતા, ગુડ કમ્યુનિકેટર અને બેસ્ટ વિઝનથી કામ કરનારા એવા એન્ટરપ્રિન્યોર સાથે આજે આપણે વળવું છે કે જેમણે પોતાની વાતોને માત્ર વાતો ન રાખતા લાખો લોકો સુધી પહોંચાડી અને બિઝનેસ શું હોઈ શકે, બિઝનેસનો ગ્રોથ શું હોઈ શકે અને જીવન શું હોઈ શકે એમનું સરસ મજાનું એક રૂપક પૂરું પાડ્યું છે। જેમને સાંભળવા, જેમને મળવું અને જેમની વાતોથી આજે લાખો લોકો ઇન્સ્પાયર થઈ રહ્યા છે એવા ગ્રેટ બિઝનેસમેન અજય અજમેર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અને આજનો સફળતાનો સંવાદ अजय सर आपने साथ है। सो मैं आपके साथ आज इन बातों पे चर्चा करूंगा कि सक्सेस कैसे मिलती है, उसको कैसे पचाया जाता है और फिर आने वाले विजन को कैसे देखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आज हम क्वेश्चन पे बातें करेंगे, थोड़ी अनुभूति की बातें करेंगे, थोड़ी जीवन की बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर इस सफलता के संवाद में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। कि आज जो मैं मेरी बात लोगों के समक्ष रखता हूँ, आपने जैसा बताया अभी, फिर से एक बार मुझे मौका दिया लोगों के सामने मेरी बात को रखने का। धन्यवाद सर, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम धन्यवाद से, सर, उसके लिए थैंक यू। और आज हम वही बातों पे चर्चा करेंगे। आज का ये जो पॉडकास्ट रहेगा वो अनकट रहेगा, फिल्टर के बिना रहेगा। आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं पूछता जाऊंगा और हम सब साथ जुड़ते जाएंगे। सर आपको छोटे से क्वेश्चन के आज से पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। जब इंसान इस दुनिया में आता है, तब जब इस दुनिया को देखता है और जब इंसान इस दुनिया से जाता है और दुनिया को छोड़ता है, इस बीच की पूरी हमारी जो लाइफ है उसे हम जीवन बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। तो इस लाइफ में यदि अजय अजमेरा को पूछा जाए कि आप आंख बंद करके देखो कि आप इस दुनिया में आए हो और अभी आप आंख बंद करके देखो कि आप इस दुनिया से जाओगे तो आप इस बीच में क्या करके जाना चाहते हो? सर मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भाई या कोई बहन बेरोजगार ना रहे। जो एक लोगों में सबसे बड़ी एक बाहर निकलकर कुछ करने की तमन्ना जो रहती है वो पूरी वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरा मैं तैयार कर सकूँ, ऊपर वाला उसमें मेरी मदद करे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों को अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का बिजनेस, जहाँ पे और 10 लोगों को अपने साथ जोड़ सके, उसमें मैं उन लोगों को कुछ ऐसा दे सकूं जिससे इस काम में वो सक्सेस हो। बराबर। ये मेरी एक तमन्ना है मन के अंदर और इसी तमन्ना को लेके मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। अपनी जर्नी बोलूंगा क्योंकि पहले मैं नौकरी करता था तो वो मेरी जर्नी नहीं थी। अपनी जर्नी मैंने 2011 के बाद स्टार्ट करी, जो मेरे दिल को शांति देती है, जो मेरे दिल को सुकून देती है, वो जर्नी 2011 के बाद शुरू करी थी और वो उसी जर्नी का
पार्ट है। तो 2011 की पहले की जो जर्नी है ना, वो हमें जाननी है कि 2011 के पहले अजय अजमेरा क्या करते थे। मैं सर देखिए, पढ़ाई कंप्लीट तो नहीं बोलूँगा अपनी, राजस्थान था, वहाँ पढ़ाई करी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मिडिल क्लास स्टूडेंट था, कुछ हाँ। ज़्यादा कुछ बराबर है। 60 के इर्द गिर्द मार्क्स आते थे, कभी बराबर है। 55 और कभी 60। 60। सूरत थोड़ा तबीयत का इश्यू होने की वजह से मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे पाया, तो सूरत भेज दिया गया मम्मी बराबर पापा है। लोगों की तरफ से, बोला आप जाइए सूरत, नौकरी वोकरी कीजिए। यहाँ के मैंने कुछ दिन दलाली करी। दलाली करने के बाद मैंने एक लीडिंग कंपनी के अंदर 19 साल तक जॉब किया। एक ही कंपनी में 19 साल तक? 19 साल तक जॉब किया। एक ही कंपनी में 19 साल तक जॉब किया? 1200 रुपए से मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी सर। बराबर है। और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो 2 लाख रुपए पर मंथ मुझे वो मिलते थे। क्या बात है सर। और उन्होंने मुझे ये बोला तू छोड़ मत, 2 की जगह 2.5-3 भी हो सकता है। क्या बात है। या कितना हो सकता है वो मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि वो जर्नी मेरी नहीं थी, मुझे जो करना था वो नहीं हो रहा था। वो नहीं हो रहा समझ था। रहा हूँ। यस। तो 2011 से मैंने अजमेरा फैशन की शुरुआत करी, अपनी जर्नी की शुरुआत करी, और फिर लोगों को बिजनेस के साथ जोड़ने का और बहुत सारा प्रयास किया, जिसकी बातें हम अभी आगे करेंगे। लेकिन मेरी जर्नी जो शुरुआत हुई वो 2011 से हुई। देखो दोस्तों, सुनो मेरी बात, मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी जर्नी, मेरी जर्नी, ये बात सुनने में बहुत ऐसा लगता है क्या बात है ऐसा, लेकिन जब हम संकल्प के साथ जीना शुरू करते हैं ना, तब पूरी कायनात हमसे जुड़ जाती है। 250 से शुरू हुई जो 2 लाख तक पहुंचती है, तो उसमें मेहनत लगती है। मैं सर उसी चीज से आपसे बात करना चाहता हूं कि 2011 में जब आपने अपनी अजमेरा फैशन शुरू की, तब उस अजमेरा फैशन में आप क्या करते थे? उस अजमेरा फैशन में देखिए, सूरत का एक सिस्टम है सर, होलसेल कपड़ा बेचने का, बनाने का, और होलसेलर्स को या डीलर्स को कपड़ा बेच देने का। मैंने जो शुरुआत करी थी, मैंने ये सोच के शुरुआत करी थी कि मैं अपने साथ लोगों को जोड़ूंगा, ऐसे लोगों को जिनके करने की तमन्ना कुछ मन के अंदर है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जी। तो मैं 2011 में अजमेरा फैशन की इसी तरीके से शुरुआत करी कि अगर कोई छोटे से छोटा एक रिटेलर भी आके मेरे को बोलेगा कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे पास 25,000 या 50,000 रुपए है, जी। तो मैं उसको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस में एक डीलर और होलसेलर को देता हूं। अच्छा, ऐसा आपने सोचा? ये मैंने सोच के ही अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी, क्योंकि देखिए मैं नौकरी करते रहता तो मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी, कुछ मेरी इच्छाएं भी पूरी हो रही जी। थी, लेकिन मैं अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पा रहा था। बराबर है। मैं ऐसा चाह रहा था कि भाई कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूं। आज मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर कुछ ऐसे हैं जिनकी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो रही बराबर है। तो मैं उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकूं, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं। तो ये स्टेप सोच के मैंने 2011 में अजमेरा फैशन शुरू किया। बराबर है सर। सब लोग तो एक ही फ्लो में चलते हैं, जैसे कि सूरत टेक्सटाइल की भूमि है, बराबर, कपड़ा चलता है सूरत में, हीरा चलता है सूरत में, और कपड़ा के धंधे में जो लोग हैं वो एक ही फ्लो में चलते हैं, सब कि साड़ी लाए बेची, टाका लाए साड़ी बनाई बेची, ग्रे लाए बनाए करवाया, बेची। प्रिंट करवाया, और तो फ्लो चल रहा था ना, एकदम बढ़िया फ्लो चल रहा था। आप भी पहले इसी फ्लो में आए? इसी फ्लो में। यही चीज मैंने नौकरी में भी की थी। तो फिर आपको अचानक से ये फ्लो चेंज करने का थॉट कहां से आया? देखिए, इसमें ऐसा है, जब मैं जॉब करता था तो वहां पे सूरत के अंदर इतने लोग सपने लेके आते थे कि मेरे को 25,000 का कपड़ा लेना है, 50,000 का कपड़ा लेना है, लाख रुपए का कपड़ा लेना है, लेकिन यहाँ रिटेलर को कपड़ा दिया नहीं जाता था। जी। डायरेक्ट होलसेलर को कपड़ा दिया जाता जी। था। उस मंडी का, उस गांव का, उस जैसे बनारस की मैं बात करता बराबर हूं, है। बनारस का होलसेलर भी हम लोग को ये बोल देता था जब हम नौकरी करते थे, हाँ। तो कि आप किसी बनारस के आजू बाजू के रिटेलर को कपड़ा नहीं नहीं दोगे, देंगे, मुझे नहीं तो देना मैं है। नहीं बेचूंगा। हाँ। जिसको भी बेचोगे मेरे थ्रू बेचोगे। बराबर। ये एक प्रोसेस बना हुआ है, ठीक है। अब जब वो आते थे सूरत, मैं जहां जॉब करता था, तो मुझे एक मन में फील होती थी, यार ये मन में तमन्ना लेके आया है कि मैं अपने आप को बिजनेस से जोड़ूं, और हम उसको मना कर दे रहे हैं। हमारा भी ये सिस्टम था, तो क्यों ना मैं एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करूं जहां पे मैं ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ सकूं। क्या बात है। उनको कपड़ा दे सकूं, वो अपना, चाहे वो घर से बिजनेस से स्टार्ट करे या छोटी दुकान अपने ही किसी शहर में बैठ के बनारस से खरीद रहा है, और बगल में दूसरी जगह मुगल सराय है या कोई और जगह, वहां से वो कपड़ा बेचना चाह रहा है, तो उसको 10%, 15%, 20% ऊपर मिल रहा है, उसको मैं यहाँ वही रेट में दे सकूं जिस रेट में वो खरीद रहा है। बहुत अच्छी बात तो इसके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। क्या बात है।
है ना। अपने उन लोगों तो की मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक कंपनी बना दी। एक कंपनी बनाई मैंने बराबर है। और अपना काम चालू करने का सोचा। वो भी फ्लो चल रहा था, वो भी फ्लो चल रहा था कि लोग आते थे देते थे, लोग आते थे देते थे। लेकिन 2020 में कोरोना आया। 2020 में कोरोना आया, उसके पहले और भी सारे ऐसा कोरोना आया जिसने मेरे को कोविड वो कर दिया सर। बराबर है हुआ स्टोरी बताता जी। हूँ आपको। 2011 में जब मैंने शुरुआत करी तो अब मैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाऊं कैसे, बराबर है। ठीक है। सूरत में तो लोग बहुत आते हैं, बहुत उतरते हैं, और जो मार्केट उनको दिखते हैं रोड के ऊपर वहां पे जाते हैं वो लोग। वहां पे जाते हैं, वहां कुछ को मना कर दिया जाता है हाँ। और कुछ बेचारे वहां जाके किसी एंटर गलत करते हाथों हैं, के अंदर फंस फंस जाते हैं। जाते हैं। अब मेरी बात को सुनने वाला, मैं अंदर बैठा रघुकुल मार्केट के हाँ। अंदर, जो कि कमेला दरवाजा से अंदर हाँ। जा करके मेरी बात को लोगों तक पहुंचे कैसे, तो मैंने सोचा कि मैं सोशल मीडिया का सहारा लेता। मैंने अपना 2012 में यूट्यूब चैनल बनाया। 2012 में बनाया। 2012 वाह, में बहुत बड़ी बात है। अजमेरा फैशन। अब इस समय तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए, कपड़ा तो बनाना ही पड़ेगा और बनाएंगे तो बेचना भी पड़ेगा। तो जिन लोगों को मैं कपड़ा 20-21 साल 19 साल जिनको बेचा, मैंने उन्हीं को कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। बराबर है। जैसे उस पहले वाली कंपनी में बेचते थे, जैसे पूरा सूरत करता है, वैसे ही कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी मेरे पास वो रिटेलर तक पहुंच मेरी बनी नहीं, फाइनेंस को आपको मैनेज भी करना था साथ में। फाइनेंस को मैनेज भी करना था। तो फिर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो चैनल, जो तरीका मुझे मिला। अब खर्चा तो ज़्यादा वहन कर नहीं सकता हूँ, नई कंपनी चालू किया है, लेकिन जो फ्री का रास्ता मिला, रात रात भर जागता था, वीडियो पोस्ट करता था, डिज़ाइन पोस्ट करता था, बराबर है। और भेजता था लोगों तक। धीरे 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 लोग जुड़ते चले गए। लेकिन क्या है, समय लगता है सर किसी भी काम के अंदर, लगता है। अब मेरे जो डीलर्स थे, जो मेरे होलसेलर थे, जिनको मैं कपड़ा बेच रहा हूँ, उन तक तो वो वीडियो पहुंच गया। अब वो मुझे धमकी देने लगे कि आप वीडियो बनाकर मेरे ही एरिया के रिटेलर को ये बोलते हो कि मेरे पास आओ, मेरे से कपड़ा खरीदो, मैं आपको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा जिस प्राइस में तुम मेरे को दे रहे हो, मैं आपका कपड़ा नहीं बेचूंगा। उन्होंने धीरे धीरे हाथ खींचना शुरू कर दिया। बराबर है। डीलर और होलसेलर ने बोले हम नहीं बेचेंगे। फिर जब आप हमारे बीच का कमीशन आप खा जा रहे हो या उसको दे रहे हो, जो रिटेलर हमारी कमाई जो है वो फिर हमसे खरीदेगा नहीं आपका कपड़ा, तो हम आपका कपड़ा नहीं बेचेंगे। एक स्टेज बहुत ऐसा आया मेरे पास, जब मैं करूं तो क्या करूं, कपड़ा भी बन रहा है, बेच नहीं रहा है, लेकिन बिक नहीं रहा है, होलसेलर ले नहीं रहा है, रिटेलर को इतने रिटेलर से अपने आप को जोड़ नहीं पाया हूं कि जितना प्रोडक्ट हो रहा है उतना सारा बेच पाऊं। मतलब जो सपना देखा था वो सपना रह रहा है, सपना रह रहा है। तो फिर क्या किया आपने? मैंने सोचा कि अब मैं ज्यादा रिटेलर तक अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं, ज्यादा लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। मान लीजिए सूरत के अंदर 100 लोग ऐसे आते हैं जिनको कपड़ा कोई देता नहीं है, या देता है तो ऐसी रेट में देता है कि उनको महंगा पड़ जाता है कपड़ा, इससे अच्छा तो वो वहीं ले लेवे अपने। बराबर है। मैंने कहा इन 100 लोगों तक मेरी बात कैसे पहुंचे। तो मेरे सब्सक्राइबर उस समय हुए थे 1000-1500। तो मैंने एक दिमाग लगाया, इसको बोलते हैं आज की भाषा में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी। वाह भाई वाह, 2012-13 की बात कर रहे हो आप। 12-13 की बात कर क्या बात। तो मैंने कहा मनीष भाई को तो लोग जानते, मनीष भाई को 1.5 लाख लोग जानते हैं, 2 लाख लोग जानते हैं, 5 लाख लोग जानते हैं, या मनीष भाई का कोई दूसरा भाई है जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है या फेसबुक पे, उनको लोग जानते हैं। ठीक है, मैंने किसी भाई से संपर्क किया कि भाई तुम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, मैं अपना ये मैसेज तुम्हारे लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर उनको अच्छा लगे तो वो मेरे से जुड़े, नहीं तो कोई बात। मैंने इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक सहारा लिया। तभी सोच भी नहीं थी किसी की जब आपने स्टार्ट किया, किसी की सोच। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। तो उस समय फिर लोगों तक मेरी बात पहुंचनी शुरू हुई, ज्यादा लोगों तक, क्योंकि अपनी बात को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका यही है। अलग अलग लोग जिनके लाख फॉलोवर्स है, या 50-50 हजार फॉलोवर्स है, या 2-2 लाख है, उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का तरीका मैंने वो ढूंढा। तब लोगों तक बात पहुंचनी शुरू हुई, लोगों को अच्छा लगने लगा, लोग आने लगे मेरे। और जब आए यहाँ तो उनको क्वालिटी, उनको रेट, जब वो अपनी मंडी में बैठ के किसी से 100 रुपए वाली चीज को 125 रुपए में वो खरीदता था, और यहाँ उसको वो चीज 100 रुपए में मिलती थी, संतोष और क्वालिटी अच्छी मिलती थी,
तो वो संतुष्ट हुए, तो वो जुड़ना शुरू हो गया क्या बात हमसे। है, बहुत बड़ी बात है। आज लगभग 1.25 लाख से ज्यादा कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 1.25 तो लाख से ज्यादा इस तरीके की ये जर्नी को मैंने लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारे फेज आए इसके अंदर, बहुत सारी समस्याएं आई इसके अंदर। जब वो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ, जिस पोजीशन में मेरे पास लोगों तक बात पहुंचाने का ये सोशल मीडिया का साधन नहीं था, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं थी, तब ये पोजीशन हो गई कि मांगने वाले आने लग गए। मेरे पार्टनर्स जो थे वो मुझे बोले कि हम ये धंधा वंदा नहीं करते, ये वीडियो तुम बनाते हो, ये धंधा हमको नहीं आता, क्योंकि सूरत में कोई नहीं कोई नहीं बनाता बना था। था अभी, बराबर है, पैसा मेरा, बोले हमको तो वापस दे दो, हम नहीं जानते। बराबर है। मैंने अपना घर गिरवी रखा, मैंने अपने गाड़ी लोन लिया, गाड़ी के ऊपर टॉपअप लोन। आजकल फोन आता है ना सर, हाँ, आपकी जीप के हाँ, ऊपर जीप आपको के लोन ऊपर मिल लोन है। सकता है क्या? लोन मिलता है, Top-up आप लेना लिया चाहोगे क्या? टॉपअप लोन, वो लोन लिया। मैंने अपनी वाइफ के गहने बेचे सर, गहने गिरवी रखे सर। वो समय ऐसा था जिस समय मुझे अपने आप को कहते हैं ना, गिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर गिरे रह जाना बुरी बात। मैंने उस समय गिरा मैं, लेकिन गिर के गिरा नहीं रहा सर। खड़े हुए फिर वापस। मैंने खड़े होने की वापस कोशिश करी, और तब मैं खड़ा हुआ, और मैंने ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक जरिया ढूंढा, लोगों को अपने साथ जोड़ा। बहुत अच्छी बात, और जो लोग जुड़े उनको भी फायदा हुआ। सबसे बड़ी बात सबसे वही बड़ी है, बात तो सबसे ये बड़ी थी, बात। आपका विजन क्लियर हुआ। विजन आपने सपना देखा था कि जो व्यक्ति सपना देख रहा है उनका सपना आपको पूरा करना है, टेक्सटाइल मार्केट हो उसमें, और जो छोटी सी दुकान चल रहा है उस तक भी अच्छा माल पहुंचना चाहिए। छोटी और सी ये दुकान चला रहा है, हाँ या जिसके मन में दुकान चलाने की इच्छा है, जी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो 25,000 30,000 रुपया तो इकट्ठा कर लेगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि आजकल इतनी अमाउंट तो बहुत छोटी अमाउंट बराबर है। तो उसको सपने कौन पूरे करेगा? क्या बात है, तो उनको जोड़ा अपने साथ। आपके विजन को सुन के ही मुझे मजा आ रहा है सर। और यही बात होती है ना, जब हमारे पीपल क्या करते हैं, लोग हमारा इंटेंशन देखते हैं। बिल्कुल, लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या है, आप कैसे परफॉर्म करते हो, आपकी क्वालिटी क्या है। पीपल सी योर प्रेजेंटेशन, यस बट गॉड सी योर इंटेंशन। यस, भगवान आपका हेतु देखता है। बिल्कुल। इसीलिए आप भले पड़े, टूटे, भांगे, लेकिन फिर से आप खड़े हुए। और जब आप खड़े हुए तो आपके साथ 1.5 लाख लोग जुड़े हैं। बहुत बड़ी बात होती है लोगों को साथ में रखना। और मैं आपसे अभी जो क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहता हूं, मैं थोड़े थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनसे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो। जी, जैसे आपने बताया कि मैंने माल बनाना शुरू कर दिया तो गोडाउन पूरा भरा हुआ था, फिर ये बिक नहीं रहा था। तो ऐसा हाल 2025 में होता है लोगों के साथ। बिल्कुल। उनका माल भरा हुआ है, उनको लोगों को पैसे देने हैं और माल बिक नहीं रहा। तो आप सेल्स की टिप्स बड़ी अच्छी देते हो, तो 5-7 ऐसी टिप्स दे दो इन लोगों को कि उनकी सेल्स हो जाए। सर क्या है, लोग एक ही ढर्रे पे काम करते चले जाए, क्रिएटिव कुछ भी दिमाग के अंदर। मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं जो इस कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खासकर सूरत वालों की बात करता हाँ। हूँ, है ना, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। हाँ। मैं आग लगा रहा हूँ आप लोगों के अंदर, हाँ। ये ध्यान रखिएगा। जी, बराबर, बढ़िया बात है, एकदम सही बात है। आपको गुस्सा आना चाहिए, हाँ, आना ही इस चाहिए, बात के आना ही ऊपर, और चाहिए। गुस्सा आएगा तभी आप आगे बढ़ोगे। यहाँ क्या है, गद्दी वाला हाँ, गद्दी वाला, गद्दी पे बैठ जाने का। जी, ग्रे वाला ग्रे लाके आपको देता है, उसमें से आप ग्रे चूज कर लेते हो। आपका क्या एफर्ट लगा? कुछ नहीं। क्या भाव है? 11 रुपए है जी। ठीक है। कोई पूछे कि रीड पीक क्या है, तो रीड पीक का भी पता नहीं है किसी को। वो ग्रे खरीद लिया 11 रुपए मीटर के अंदर, मिल में डाल दी प्रिंट होने के लिए। अब डिजाइन, बोले मिल वाले ने 100 डिजाइन बना रखी है, ब्लैंकेट चलाएगा टेबल के ऊपर, उसमें से 5 डिजाइन हम दे देंगे, 2 डिजाइन हम दे देंगे, या 10 डिजाइन दे देंगे। ठीक है। आपने क्या किया? बोले मिल वाले। अच्छा, पहले भी कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं। अभी भी कुछ चलो आगे बढ़ते हैं। मिल से माल बन के आ गया बराबर है। दुकान के ऊपर। दुकान के ऊपर बोले कुछ वैल्यू एडिशन करना है, हाँ, तो बोले कुछ कारीगर को बुला लेते हैं, लेते हैं। खाते वाले को बुलाओ 2-4 को। हाँ। बोल भाई क्या रेट? बोले ये रेट। ये बुट्टा बनाने का क्या रेट? ये रेट। अरे ये बुट्टे में डिजाइन कुछ चेंज करवानी है कि नहीं करवानी है, कुछ दिमाग लगाना है कि नहीं लगाना? नहीं, क्या नहीं, किया? नहीं, ये बूटा लेके आया है ना, 25 रुपए का ये बूटा बना दो, 50 रुपए का बूटा बना दो, 30 रुपए की ये लेस लगा दो। लेस कौन सी? बोले तू दिखा देना 10 लेस। क्या किया? कुछ नहीं। क्या किया? क्या बात है। सबको जोड़ लिया, इतने का ग्रे लिया, इतने का वो, इतने का वैल्यू एडिशन, इतने का ये साड़ी बेच। नहीं बिकेगी ना सर, बिकती है साड़ी। कैसे बिकेगी? वो जमाना चला। अब आपको क्रिएशन देना पड़ेगा। ऐसा तो करने वाले 49,999 लोग आज भी मार्केट में बैठे हुए हैं, एकदम सही और बात वो है। सब एक जैसा कर रहे हैं, तो कहाँ से कपड़ा बिके? क्या करना चाहिए सर? सर कुछ अलग कर, कुछ क्रिएशन अपना लगाना चाहिए। क्रिएशन अपना लगाने के अंदर आपको, जैसे मैंने एक गेप ढूंढा कि एक रिटेलर को यहाँ कोई माल नहीं देता है,
होलसेलर को तो देने वाले बहुत बराबर बैठे है। होते आपने हैं। पूरे मार्केट में देखा कि होलसेलर को मिल जाता है, बायर को मिल जाता है, सप्लायर को मिल जाता है, लेकिन एक रिटेलर परेशान हो रहा है। परेशान तो उनकी परेशानी को आपने बिजनेस बनाया बस और उससे आपको दो फायदे हुए। एक तो आपका धंधा बढ़ा और उन लोगों का जो प्रॉब्लम सोल्व ही नहीं हो रहा था वो सोल्व हुआ। बस। वैसे आप इन लोगों को समझाओ कि जो माल पड़ा हुआ है उसको बेचने के लिए क्या किया क्या जाए। करना पड़ेगा? देखिए, आपके ग्राहक की प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। पहली बात। और ग्राहक संकेत देता है, इशारा करता है आपको। 100% आपका ग्राहक, वो इशारा आप नहीं समझते हैं, वो आपकी कमजोरी है, आपके विवेक में कहीं ना कमी कहीं है। कमी है। आपको उस इशारे को समझना पड़ेगा, ग्राहक की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो ग्राहक आपका हो जाएगा। पहली चीज। अब वो ग्राहक आपका तो हो गया, लेकिन मोनोपोली आपका कैसे हो, तो उसके लिए आपको उसकी प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा कि कोई दूसरा और सॉल्व ना कर सके। क्या बात है, एकदम वो बड़ी बात। ग्राहक आपका लॉयल ग्राहक हो गया, वो जिंदगी में आपको छोड़ के एकदम से। तो अब आपके ग्राहक की प्रॉब्लम क्या है वो कौन बता पाएगा? आईने के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति आप खुद हैं क्या बात। और कोई नहीं है। आप एक ही ढर्रे के ऊपर, जैसे पूरा सूरज चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, उसी के ऊपर आप चले चले जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। वो स्टॉक पीछे पड़ा रहने वाला है और आप बैठ के कस्टमर का इंतजार करते रहिए। रास्ते में जितने कस्टमर उतरता है उसको 10 मिल गए, 11वें आप है तो 11वें का नंबर ही नहीं आएगा, वो 10 से कपड़ा लेके निकल जाए। तो उतरने वाली बात से याद आया, आज हम किसी भी स्टेशन पे उतरते हैं, वो रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का हो, वो बॉम्बे का हो, सूरत का हो, तो वहां पे अजमेरा और आपका फोटा दिखता है। तो ये क्या है? देखिए, कस्टमर का दिमाग, इसको हम बोलते हैं हैमरिंग मार्केट। हैमरिंग मार्केटिंग, यस। कस्टमर ने मेरे को अपने गांव में बैठ के बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है, सुन के कमेंट भी कर दिया है, वाह अजय जी क्या क्या आप बात बोलते हैं, क्या आपकी आवाज है, क्या मिठास है आपकी आवाज के अंदर, सब कुछ। लेकिन जब वो कपड़ा खरीदने आता है ना तो फिर भूल जाता है। भूल जाता है। उसने तो बहुतों की मीठी आवाज सुनी है, बराबर है बहुतों के वीडियो देखे हैं जी। फिर उसको याद कैसे आवे? तो वो हैमरिंग मार्केटिंग होती है। और मैं मार्केटिंग को बहुत बड़ा पार्ट मानता हूँ सर, किसी भी बिजनेस के लिए। मैं अक्सर अपनी एक इस बात को करने के लिए कहता हूँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको दिखाना पड़ेगा। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है, अगर वही मैं 2012 में जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मैं उसी पे पड़े रहता तो कितने लोगों तक पहुंच पाता? बहुत कम लोग तक पहुंचे। लेकिन मैंने मैसेज पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाना पड़ा मुझे, लोगों तक, यस। है ना? तो आपको भी लोगों तक, आप अफीम बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस चीज हाँ, को, बहुत तो फिर बहुत बड़ी बात है। आपने क्या कुछ भी मतलब बना लिया लेकिन लोग तो पहुंच ही नहीं रहे, तो काम का क्या है? काम का क्या है ना? तो आप जो अच्छा कर रहे हैं उस अच्छे को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक अपनी बात को, अपने क्वालिटी को, अपने जो भी आप कर रहे हैं उस मैसेज को लोगों तक पहुंचाइए, तभी लोग आप तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो पहुंच पाएंगे। इसको आप मार्केटिंग बोलते हैं, ब्रांडिंग बोलते हैं, जो भी आप समझे। कई लोग कहते हैं कि ये खर्चा जो है ये फालतू खर्चा है, इस तरीके का खर्चा नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूं एक लिमिटेड आपकी रेवेन्यू का आपको बना के रखना चाहिए कि मेरी 100 रुपए की बिक्री हुई है तो मैं 50 पैसा अपनी बात को पहुंचाने को लगाऊंगा, मार्केटिंग पे लगाऊंगा या किसी भी चीज पे लगाऊंगा, जिस तरीके से भी आप। और आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, इससे सस्ता जरिया कोई नहीं है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। एकदम सही बात है। तो आप भी अपनी बात को पहुंचा सकें। हमारे जितने भी कपड़े वाले भाई बहन हैं, मेरी उन सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी इंडस्ट्री को बदनाम मत होने दीजिए। सूरत को लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है। आज सूरत सर, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कपड़े की दुकान अगर खोलेगा ना, तो सूरत के बगैर उसकी दुकान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। या तो उसको खुद सूरत आना पड़ेगा, या उसको वहीं बैठे किसी होलसेलर से, डीलर से लेना पड़ेगा कपड़ा, जो कि सूरत आके लेके जाता है, पर उसको सूरत का कपड़ा रखना पड़ेगा, तभी उसकी दुकान चलेगी। तो इतनी बड़ी मंडी है, इतनी बड़ी मंडी के अंदर इतने बड़े आप दिग्गज लोग बैठे हुए हैं एक से एक, तो उसको कुछ ऐसा करके दिखाइए लोगों को कि लोग उससे अपने आप को जोड़ें और आगे बढ़ पाएं और आप भी ग्रो कर पाएं। बिजनेस में ये चीज मैं बहुत बार देखता हूँ सर, कि आपने कुछ क्रिएट किया ना, कुछ अच्छी बात हो, एक अच्छी डिजाइन हो, अच्छा माल हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, तो उसकी कॉपी तुरंत लग जाती है। इस पे आप कैसे करते हो? और मेरे सारे दोस्तों का भी एक सवाल है कि हम क्रिएट तो करते हैं, आपने बोला क्रिएट करो, चलो नया क्रिएट तो किया, लेकिन क्रिएट की हुई चीज की कॉपी लग जाती है, तो अब क्या करना चाहिए?
सर इसके पहले भी एक स्टेप और आता है कॉपी हाँ। के पहले। उस स्टेप को एक छोटी सी कहानी से मैं आपको जी, बताना जी। चाहूंगा। टांग खींचना जिसको बोलते हैं ना सर। हाँ। एक गांव के अंदर 50 घर थे, लाइट कोई नहीं थी, सब आराम से जी रहे थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब अपना काम चला रहे थे। एक आदमी शहर गया और वहां से लालटेन लेके आ, वो लालटेन आती थी ना बड़ी हाँ, वाली, बड़ी गैस वाली। जो जलती थी, फानस बोलते जिसे। फानस जिसको बोलते हैं। अब वो बाकी 49 लोगों के वो रोशनी वाला एक घर दिमाग में खटकने लग गया। बराबर है। अब ज्यादा इजी कौन सा काम हम्म, इक्वल आने के लिए? सिर्फ उसको बुझा देना। या तो उसकी लालटेन बुझा दो, नहीं तो 49 लोग दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ और शहर लेके जाके आओ। लेके आओ। बराबर है। तो 49 का शहर जाना तो बहुत मुश्किल वाला काम है। तो सबसे अच्छा काम है कि उसकी उनकी बुझा लालटेन दी। कर दो। अभी धंधे में ऐसा ही चल रहा है। अभी धंधे में ये ऐसा ही या, चल एकदम रहा सही है। बात जब है। मैंने ये ढूंढ के चालू किया था ना हाँ। सर, तो लोगों ने मेरे को ऐसी ऐसी टांग खींचनी शुरू करी थी कि क्या वीडियो बना के कपड़ा बेचता है, ये क्या करेगा, ये गिरे वालों ने माल देना बंद कर दिया था, ये तो ऑनलाइन कपड़ा बेचता है, ये कैसे करेगा, बराबर है। मिल में छपना बंद हो गया था। इस तरीके के बहुत सारे टांग खींचनी शुरू हो गई थी। बाजार में हवा ऐसी ऐसी बनाने लग गए थे लोग, ये कैसा काम कर रहा है, ये क्या है। तो वो टांग खींचना बोलता हूं मैं कि इसकी लालटेन फोड़ दो किसी तरीके से, तो सबका अंधेरा हो जाए। सबका अंधेरा हो जाए, फिर इक्वल हो जाए। तो मैं कहता हूँ भले कॉपी करो यार, क्या दिक्कत है? एक अच्छे आदमी को कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है, कॉपी करो आप, लेकिन उस कॉपी में एकदम नकल नहीं होनी चाहिए। बचपन में हमारे मास्टर जी बोला करते नकल थे, में अक्ल नहीं होती। नकल में अकल लगाओ, बोले हाँ। एक ऐसे लिखो, बोले निबंध लिखो अपने पिताजी के हाँ। ऊपर। तो बोला मेरे पिताजी का नाम धनसुख राय समथिंग था। सबका पिताजी का नाम धनसुख जिसने राय निकला। कॉपी करी उसने भी लिख दिया कि मेरे पिताजी का नाम धनसुख राय। कैसा चल रहा है मार्केट में? ऐसी 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 कॉपी नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ क्रिएटिव आप अपना लगाइए और कॉपी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाजार में कोई चीज बिक रही है तो यार उसके अंदर कुछ नया करके हम देना कस्टमर को, Definitely. क्या दिक्कत है? Addition कॉपी वाली कीजिए, copy। एडिशन कीजिए, उसके अंदर कुछ और अपना दिमाग क्रिएशन लगाइए और कीजिए। मैं कॉपी को बुरा नहीं मानता हूं सर, बराबर है। बिल्कुल होनी चाहिए सर। अजय अजमारा के मत से बिजनेस में कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कैसा सर, कंपटीशन होना चाहिए? हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। Sharing। कंपटीशन है तो ही आदमी ग्रो कर सकता है, कंपटीशन से ही ग्रो होता है। कंपटीशन से ही ग्रो होता है। और रहा आपने बोला ना कॉपी, मैं कहता हूं तुम मेरी कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम मेरा काम चुरा सकते हो जो मैंने आज तक किया है, यस। ठीक है ना? स्किल नहीं मेरा चुरा सकते। हुनर नहीं चुरा सकते स्किल नहीं हो। चुरा जो सकते। मैं आगे और बनाने वाला हूँ वो तुम कहाँ से लाओगे? एकदम सही उसको करने में फिर तुमको 6 महीने लगेगा, तब तक तो मैं और 6 महीने आगे हो जाऊंगा। मार्केट की हालत ही ऐसी है सर कि हमने चलो 10 लोगों को हमारे साथ जोड़ा, उस 10 लोगों को बहुत अच्छे से तैयार किया। जैसे वो 10 लोग तैयार होते हैं तो हमारे कंपटीटर, हमारे पैर खींचने वाले लोग उस 10 में से 2 को उठा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका क्या करना चाहिए? सर ऐसा सिस्टम बनाया हुआ हमने अपने ऑफिस के अंदर। हाँ। आप तो जानते हैं, हाँ। खैर इस चीज को आपसे ज्यादा शायद कोई नहीं जान सकता है। हमारे बच्चे हैं, वो हमारा परिवार है सर। आप अगर किसी से जाके पूछोगे ना कि बेटा तू कितनी देर यहाँ रहता है, कितनी देर घर पे रहता है, तो वो कहेगा मैं घर पे तो 4-5 घंटे 6 घंटे रहता हूँ, बाकी बाकी तो यहाँ सो रहता जाता हूँ, लेकिन बाकी पूरे दिन 8-9 रहता घंटे 10 घंटे मैं यहाँ रहता हूँ। तो बोले तेरा घर ज्यादा अच्छा है कि ये ज्यादा अच्छा है? बोले ये ज्यादा अच्छा है। बहुत आप बड़ी एक एक बात है। बंदे से पूछेंगे ना, उसको यहाँ फील ऐसी देनी पड़ेगी, उसको एक प्यार ऐसा देना पड़ेगा। कहते हैं प्रोफेशनल्स को ऐसा बना लो कि वो आपका परिवार हो जाए, क्या बात है। और परिवार को ऐसा प्रोफेशन में डाल दो कि वो उनको प्रोफेशनल हो जाए। एक क्या बात है, बहुत बड़ी बात है सर ये। है ना? तो ये दोनों चीज हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। मेरे परिवार के लोग भी हैं और वो सब एक बराबर मिलके रहते हैं। 350 लोगों का हमारा परिवार है। एक बंदा भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता। किसी से भी जाके उठा के पूछ लीजिए, वो बोलेगा मेरा मन तो दुकान में ही लगता क्या है, बात मेरी है। इच्छा नहीं करती है कि मैं घर जाऊं। मैं जब अजमेरा से जुड़ा और मैंने जब उसमें ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो मैंने अजय जी एक बहुत अच्छी बात देखी कि आपके साथ 2012 से भी लोग जुड़े हुए हैं, और कई कई लोग तो ऐसे जैसे आप नौकरी करते तो आपके साथ नौकरी में थे नौकरी में। और फिर भी आज आपके साथ जुड़े हमारे हुए। साथ हैं। तो ये जोड़ान कैसे होता है? ये दिल से जुड़ान होता है सर। बिल्कुल। देखिए गलती किसी से भी होती है सर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलती नहीं होती, और गलती होती है तो ही आदमी सीखता है, गलती करता है तो ही सीखता है। अब उसी गलती के ऊपर एक आप उसको, मैंने कई लोगों को देखा है गाली गलोच और किस तरीके के बात कर देते हैं, बातें करते हैं, और इतना सब कुछ। वो गाली गलोच करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, यहाँ के लोगों की आदत है, मैंने बहुत लोगों को देखा है सर।
लेकिन उसी गलती के ऊपर कोई बात नहीं बेटा, चलेगा बेटा, होता है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, आगे ये नहीं। तो लोग आपसे जुड़ के दोबारा रहते हैं, वो जुड़ते हैं, उनको उसको दर्द होता है, वो उसको उसको तकलीफ होती है कि यार मैंने कंपनी का नुकसान कर दिया, अपनी चीज का नुकसान कर, और उस एक एक नुकसान के अंदर उसको खुद को फीलिंग होती है कि मेरा नुकसान हो, तब वो जोड़ान होता है। फिर वो छोड़ेगा नहीं कंपनी छोड़ेगा को। नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं सर, बिल्कुल। मैंने आपका एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में आप साड़ी को बांध रहे थे, लपेट रहे थे, और किसी ने बंदे ने आपको पूछा कि सर आप ये क्यों कर रहे हो, हाँ। और आपने बात बताई कि 7 दिन से दुकान को मंगल नहीं किया, इतने सारे कस्टमर आ रहे, इतने सारे कस्टमर को सब लोग हैंडल कर रहे, लोग को नहाने का भी समय नहीं, खाने का भी समय नहीं, और मैंने 10 साड़ी ऐसे देख ली। सर दिवाली का समय था हाँ, वो, तो मैंने और बच्चे- मुझे जो उससे जो पूछना है ना, मेरे सारे दोस्त है जो टेक्सटाइल में बहुत राज करके बैठे हैं, हाँ, पैर पे पैर चढ़ा के बैठे हैं, हाँ, वो लोग सेठ है। हाँ। तो इन सेठ को आप बताओ कि सेठपना कैसे होता है। आपको सेठ दिखाना है तो मैं कहता हूँ सेठ की एक वो तख्ती लगा लो कि मैं यहाँ का सेठ हूँ यार। हाँ। आपको सेठ ही दिखाना है ना, हाँ, पर काम तो करो कम से कम। क्या हुआ, वो 5 साड़ी बिखरी हुई थी, किसी बच्चे की नजर नहीं पड़ी और मैंने बांध के उसको रख दिया या उठा के मैंने उसको रख दिया, क्या फर्क पड़ गया? मेरा मानना है सर, अगर आप अपनी दुकान के अंदर झाड़ू नहीं लगा सकते हो ना, तो उस दुकान के मालिक बनने का हक आपको नहीं। बहुत बड़ी बात। आप मालिक नहीं बन सकते उस दुकान के अगर वहां झाड़ू नहीं लगा सकते। यदि झाड़ू लगाने में आपको शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, लगाने में नहीं, बिल्कुल, शर्म आ रही है। वो शर्म है तभी वो नहीं लगा रहा है। हाँ, बराबर है। हाँ, और अगर नहीं लगा सकते हो तो फिर आपको मालिक बनने का हक है ही नहीं उस दुकान का। 4 महीना 5 महीना धंधा चलता नहीं ना, टेक्सटाइल में वो आता है पीरियड, तो सारे ऐसे हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, डिप्रेस हो जाते हैं पूरे। ऐसे मेरे दोस्तों को आपको क्या कहना है, ये डिप्रेस होने वाले व्यापारियों को क्या बोलना है आपको? सर मैं कहता हूं कोई महीना ऐसा नहीं आता है कि ग्राहकी नहीं रहती। अच्छा, पर आप बैठ जाते हैं, मेरे को तो साउथ के बेंगलोर खाली कपड़ा बेचना हाँ। है, या फिर मेरे को तो खाली बस दिल्ली कपड़ा बेचना है, मैं दिल्ली वाला टेस्टी बना। अरे सर हिंदुस्तान है, हर 10 किलोमीटर पे यहाँ भाषा चेंज होती है, हर एक स्टेट के अंदर ट्रेडिशनल चेंज होता है, हर एक स्टेट का हर महीने कोई ना कोई त्योहार आता है सर। भैया आप बाहर निकलो तो सर ये समझने का प्रयास तो करो कि जून जुलाई के अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे ग्राहकी चलेगी। बराबर है सर जून जुलाई के अंदर उड़ीसा, बंगाल जबरदस्त चलता है, जबकि यहाँ बारिश में मैं बैठता हूँ, लोग मक्खी मार रहे होते बराबर है। हैं। और आप माल बेचते हो, माल बढ़िया बात। और मैंने भी फील किया जब मैं ऑफलाइन सेल्स के बंदों के साथ ट्रेनिंग में बैठता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि हमारी अजमेरा में अलग अलग सेल्समैन है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं और अलग अलग स्टेट के हैं, और जैसे ही उस स्टेट का बंदा आता है, जैसे पंजाब से कोई आया तो हमारा पंजाबी सेल्समैन उसे ट्रीट करता है। तो ये पूरी सिस्टम आप बताओ ना, कैसे है ये सिस्टम? पूरी दुनिया जानना चाहती है ये। वो पंजाब का है तो पंजाबी भाषा में तो वो बात करेगा ही करेगा उससे। हाँ। प्लस उसको टेस्ट देगा ना, हाँ। जो क्वालिटी उसको देगा ना, हाँ। वो पंजाब वाली ही देगा उसको। फिर ऐसा नहीं है कि वो राजस्थान में बिकने वाला कपड़ा दे बराबर है। दिया। उसको मतलब कंफर्ट मिलता है पूरा। एक कहावत है, एक सेल्समैन जो है ना, गंजे को कंघी बेच दे वो सेल्समैन होता है। पर हमारे यहाँ वो नहीं चलता है सर। गंजे को मैंने कंघी बेच दी ना अगर, तो मेरे ही सर पे आके वो कंघी गिरने वाली है। बराबर है, बराबर है, एकदम ये यहाँ नहीं चलने चलता है। यहाँ पे क्या चलता है? तो जो चीज जिस एरिया में बिकने वाली है वही आपको देनी पड़ेगी। बराबर है। राजस्थान में चलने वाला टेस्ट तमिलनाडु में नहीं चलता है, तमिलनाडु में चलने वाला टेस्ट उड़ीसा में नहीं चलता है, उड़ीसा में चलने वाला टेस्ट एमपी में नहीं चलता है। तो इसके लिए आपने कौन सी सिस्टम डेवलप की है सर? हमारा डेटाबेस बताता है सर। बराबर हमको है। कहता है ना, जैसे मैं विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना, बेटा झूठ बोल सकता है, बेटा झूठ नहीं बोलता है। कभी। हमारा डेटाबेस बोलता है सर कि आज तक तमिलनाडु के कस्टमर्स ने वहां से क्या सबसे ज्यादा रिपीट किया है। क्या बात है। तो तमिलनाडु का कस्टमर जब आके सामने बैठेगा तो वही 20 चीजें उसके सामने रखी जाएगी कि भाई ये हमारा तमिलनाडु का कस्टमर आज तक सबसे ज्यादा बेचा है। आप इसमें से अगर 5 चीज लेके जाओगे तो आपके यहाँ रुकने वाली नहीं है, और यही ट्रस्ट बनता है। मैंने देखा है, आप जो बोल रहे हो, मैंने वहां पे देखा है कि जब एक बंदा आता है, रिसेप्शन टेबल पे खड़ा रहता है और उनको पूछा जाता है आप कहाँ से आए हो, वो बताता है कि मैं बनारस से आया हूँ, तो बनारस वाला सेल्समैन आता है, यूपी का टेस्ट जानने वाला। यूपी हिंदी भाषा की तो कोई बात नहीं है। हाँ, हिंदी भाषा सबको आती है, भाषा तो सबके, लेकिन वो जानने वाला बंदा, वो जानने वाला बंदा और कि फिर यूपी उसके के साथ अंदर बात क्या करता है। बेचेगा। कपड़े के लिए 2 चीजें हैं, एक समय और एक टेस्ट। कपड़ा कोई रुकता नहीं है। और सूरत के लिए तो कहावत है सर, बकरी का जना और सूरत का बुना
कब तक खैर मनाएगा, क्या बात है। उसको बिकना ही बिकना है। बिकना ही बिकना है। बहुत बहुत बड़ी बात होगी सर, तो बहुत सर बड़ी सूरत का कपड़ा बिकता ही बिकता है, उसका समय और उसकी जगह सही होनी चाहिए, बात। बस एकदम सही बात है। वो सूरत हम का लोग बुना हुआ चूज बिकता करते है। हैं सर, बिल्कुल। लोग इसी चीज को लेके डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने माल बनाया, कंपटीशन में चला नहीं, ये हो गया वो हो गया, और फिर अपने बिजनेस को ग्रोथ नहीं करके वहां पे अटक जाते हैं। ऐसे अटके हुए बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल में ही जुड़े, आपके बिजनेस से ही जुड़े हुए, वैसे अटके हुए बिजनेसमैन को यदि आज से ग्रो करना है तो वैसी कौन सी 5 चीजें करनी चाहिए जो अजय मेरा बताते हैं कि 5 चीजें कर लो तेरा बिजनेस बनना स्टार्ट हो जाएगा? मैं 5 चीजों की जगह एक ही चीज एक बता ही देता बताओ। हूँ, एक ही बता देता हूँ। सूरत के कपड़े के बिजनेसमैन को जाके आप पूछोगे ना कभी भी, जो कपड़े वाले हैं उनको, और कैसा चल रहा है धंधा, यार मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा है। पिछले साल जो दिवाली के टाइम पे ग्राहकी थी ना, वो हाँ। इस साल नहीं है। और ये पिछले मैं 33 सालों से सुन रहा हूँ। ये पिछले साल वाला अगले साल नहीं है ऐसा? पिछले साल वाला इस साल नहीं है, ये पिछले 33 सालों से सुन रहा हूँ। तो साला अब तक तो जीरो हो जाना चाहिए। नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। ये रोने की आदत, जब आपको आपके धंधे के बारे में कोई पूछे ना, कितनी भी मंदी हो, क्या बताना है? आपको एक ही चीज बोलनी है, बहुत शानदार है, क्या बात है। बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले, जबरदस्त। वो आमिर खान, इसको क्या है, हाँ। पागल बनाना। ये पागल लेने। ये कुछ समझता नहीं है, इसको जो आप बोल देते हो ना वही वो होता है। समझ देता है। आप कहते हो कि यार मंदी है, तो तो ये मंदी मंदी है। समझेगा, वो मंदी में ही रहेगा। और यूनिवर्स भी काम करता है। आप मंदी मंदी रहोगे तो मंदी मंदी ही मंदी आपके है। यहाँ लाके देगा वो। और और आप बोलोगे ना बल्ले बल्ले है मेरी, तो मस्त। मेरे को आप कभी फोन करके पूछो अजय भाई क्या हाल चाल है, जबरदस्त, मैं जोरदार, मस्त, पावरफुल। बल्ले, मेरे मुंह से बल्ले बल्ले ही निकलता है सर। बराबर है, बढ़िया है। और बल्ले बल्ले ही रहती है हाँ, सर। रहती है। आज सुबह हम अगर उठे हैं ना सर, कल रात को सोए हुए 10-20 लाख लोग नहीं उठे, और हम उठे, हम उठे। इससे बड़ी बल्ले बल्ले हमारे लिए क्या हो क्या हो सकती है। सकती है? एकदम बढ़िया बात। आप यही सोच के खुश हो जाओ यार। तो बल्ले बल्ले बोलने में आपका क्या जाता है। आपके शब्द जो है ना, आपके विचार जो है ना, वो शब्द बनते हैं, शब्द आपके आचरण बनते हैं, आपके आचरण आपकी आदत में आते हैं, और आदतें फिर आपके कर्म बन जाते हैं। और जैसा आप सोचोगे, जैसा विचार करोगे, जैसा बोलोगे, वैसे ही हो जाओगे। तो बिल्कुल कतई एक ही चीज, मैं 5 चीजें नहीं बता रहा हूँ आपको, एक ही चीज। कोई आपसे पूछे कैसा है, ग्राहकी कैसी है, या धंधा कैसा है, बल्ले बल्ले मस्त है जी, जबरदस्त है। जबरदस्त क्या है बात एकदम। है। वो जबरदस्त होके रह जाएगा। और सुबह जब ऑफिस से, घर से ऑफिस निकलो ना, तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो। वाह भाई वाह। वो दुकान आपका मंदिर ही है। भगवान के आगे जाके मंदिर में भी तो मांगते हो ना मांगते यार, हैं, बराबर है। वहां जाके भी तो आप कस्टमर खोजते हो ना, तो क्या मंदिर से कम है क्या? तो बराबर इस तरीके से जाना जैसे मंदिर जा रहे हो अपने। एकदम बढ़िया बात। हमने सर एक सेंटेंस सुना है, और आप जैन समाज से बिलीव करते हो, और बढ़िया मार्केटिंग वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो सूरत में चलती है उसमें जैन समाज सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि वो दिल से मार्केटिंग करता है और पूरे जान लगा के काम करता है। तो एक सेंटेंस सब जगह लिखा हुआ था, ग्राहक हमारे भगवान है। बिल्कुल। मैं कई बार इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, और फिर जब ग्राहक शॉप से बाहर निकलता है हम्म, और वो चीट हुआ होता है, उसके साथ चीटिंग हुई होती है, तब मैं सोचता हूँ हम्म, कि हम लिख तो देते हैं ग्राहक हमारा भगवान है, लेकिन हम उसे जी नहीं रहे हैं। हम्म। तो इसके लिए आपका क्या कहना है? खाली कहना नहीं है या खाली लिखना नहीं है, वो भगवान है। मैं तो, मेरा मानना, स्पिरिचुअली मैं बात करता हूँ इसकी, मैं आप में भी भगवान को देखता हूँ और आप में भी भगवान है। यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सबके अंदर भगवान है। परमपिता परमेश्वर ने अपने अंदर, परमात्मा ने अपने अंदर आत्मा के रूप में खुद को विराजित किया है सर। हर इंसान के अंदर भगवान है। उस सामने वाले को, किसी को भी, आपका ग्राहक ही नहीं, ग्राहक तो भगवान है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, और वो भगवान है भी। बराबर पर है। मैं कहता हूँ किसी के साथ भी चीट आपको नहीं कर। अगर किसी की दिल को दुखा के आपने एक पैसा भी कमाया है ना, एक सिंगल पैसा भी, तो आपने अगर कहते हैं वो खिड़की से आपने कमाया है ना, तो वो दरवाजे से बाहर जाने वाला है, ये समझ ली। बराबर है। ये तयशुदा बात। सर पुरुषार्थ 4 बताए गए। धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई करके अपनी कामनाओं की पूर्ति करोगे तो मोक्ष चले जाओगे। बराबर, एकदम सही बात। लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ की कमाई, ईमानदारी से अर्थ की कमाई करनी। आजकल क्या है, वो धर्म और मोक्ष दोनों को हटा दिया गया है। बीच में अर्थ और काम ना चाहिए। अर्थ और काम, बस इन्हीं 2 की बात होती है, तीसरे की बात ही नहीं होती है। किसी तरीके से ये मुझे मिल जाए तो मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लूं, मेरी वासनाओं की पूर्ति कर लूं, मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर लूं, बस। अरे उसको धर्म के साथ, तब आपको मोक्ष मिलने वाला है, नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। और भगवान का रूप ही है कस्टमर।
ये किसी ने लिखा नहीं है, इसको जिया है किसी ने, तब उसने यहाँ लिखा है ना? कस्टमर तो भगवान उसको होता कस्टमर को भगवान का रूप मान के ही कोई भी जो भगवान, कोई भगवान पीले फूल से खुश होते हैं, हाँ। कोई लाल फूल से खुश होते हैं, बराबर है। कोई हरे से खुश होता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि पीले वाले को पीले से खुश करो। मेरे कहने का मतलब जिनको जो चाहिए। तमिलनाडु वाले को पीला दे दो अगर हाँ। पीला चाहिए तो, राजस्थान वाले को लाल लाल दे दो दे दो। लाल चाहिए तो। अपने भगवान को वो चीज दो, वो अर्पण करो। इनकी उनको जरूरत है। और ये यही से जीवन शुरू होता है ना। बिल्कुल। हम ग्राहक को भगवान समझे, ईश्वर की कृपा, लेकिन ग्राहक इंसान है ऐसा तो मानना ही चाहिए हमें, क्योंकि बिल्कुल। चीटिंग करने से बिजनेस बढ़ता नहीं। और आजकल जो यूथ है ना, आपने तो 33 साल इस बिजनेस में, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो अभी नया नया बिजनेस में आई है, जो 25 ईयर की है, पापा बिजनेस कर रहे थे, अभी वो स्टेप से उन बिजनेस में आ गई, वो पापा को सिखाते हैं कि पापा ऐसे बिजनेस नहीं होता। बिजनेस कैसे होता है, जैसे आज मैंने बोया तो शाम को उसमें से फल होना ही फल चाहिए। होना ही चाहिए। तो ये शॉर्टकट वाली पूरी जनरेशन है। हाँ, ये शॉर्टकट वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहते हो? शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलेगा सर। हाँ। शॉर्टकट से आप कहीं पहुंच नहीं सकते हैं, बस कटी कट है वो। उसे कटी कट है। कटी कट है, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। समय आपको देना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस की मैं बात करूं, मैं टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, किसी भी बिजनेस को अगर आपने 999 डेज दे दिए ना, हाँ, पूरी शिद्दत के साथ, बराबर है। तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा चैलेंज। एकदम सही बात है सर। 999 दिन मतलब लगभग 3 साल आपको देना पड़ेगा उस बिजनेस को। आपने इतना दे दिया ना, तो 1000वां दिन आपका होगा, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बड़ी बात, एकदम सही बात है। ये शॉर्टकट में कुछ नहीं है। यूथ के लिए है, खासकर जो आजकल वो हथेली में सरसों उगाने वाली बात करते हैं ना, हाँ, कि रिलायंस के शेयर खरीद लो 1200 और हो जाएगा बस बल्ले बल्ले। फटाफट 1500, फिर मैं तो बेच के निकल जाऊं। ये नहीं होगा। ये शेयर बाजार नहीं है, और शेयर बाजार में भी वो नहीं होता है। नहीं होता है, उसमें वो भी नहीं होता है, उसमें भी नहीं होता है। उसमें भी 1-2 स्क्रिप्ट में आपका हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चोट लगेगी, सारा ले जाएगा आपका। तो समय आपको देना पड़ेगा, चाहे कोई भी बिजनेस। सर कितनी बड़ी फैक्ट्री लगा लो, बड़ा आप बायर सेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन धंधा तो बेकरी से होता है, सेल्स से होता है। और सेल्स हमें आता नहीं, तो हमें सेल्स करना हो तो क्या करना चाहिए? हर इंसान से, हर एक आदमी सेल्समैन है जी। और वो सेल्समैन कब होता है? जब वो पैदा होता है ना, उसी समय सेल्समैन हो जाता है। अच्छा, कहते हैं ना, माँ दूध भी नहीं पिलाती है जब तक आप रो नहीं। रो नहीं, मतलब रोने से दूध आता है, तो सेल्समैनशिप स्टार्ट हो गई। सेल्समैनशिप स्टार्ट हो यस गई। यस, वो अपनी बात को मनवाता है सर, जब थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता हो है ना, जाता है। तो वो बात मनवाता है कि मेरे को ये खिलौना चाहिए। यस, मतलब वो स्किल, सेल्स की स्किल हर आदमी के अंदर है, लेकिन वो उसको बाहर निकाल नहीं। वो डरता है, घबराता है कि मैं सेल्स कैसे करूंगा। सेल्स के नाम से घबराता है। अरे भाई, ये जन्मजात तेरे अंदर ऊपर वाले ने भरी क्या बात हुई है, है बहुत बड़ी बात है। है मुझे ना? भी, इसको यस। तू बाहर निकालने का प्रयास कर। मेरे को मेरे बॉस ने एक चीज समझाई थी, जब मैं नौकरी करता था ना, तो फर्स्ट टाइम सेल्समैनशिप करने के लिए बैठा, बोले तेरे को कुछ आए या नहीं आए, तू कस्टमर के सामने बैठ जा। कस्टमर के सामने बैठ, उसको दिखाना शुरू कर। गलत बोलेगा, 1 बार बोलेगा, 2 बार, 5 बार आपने अपने कस्टमर को अटेंड कर लिया है ना, 6वीं बार तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे खुल जाएगा कि पूछो मत बात। बराबर है। ये मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कस्टमर और आपके इंटरेक्शन की। पर हर चीज में कहीं ना कहीं सेल्स काम आती है। एक लड़का लड़की को पटाता है तो भी सेल्समैनशिप है सर। वो उसमें कितनी काबिलियत है। हाँ, बराबर है। जाके तुरंत वो उससे कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक तरीका होता है, उसका फ्लो होता है। तो यही चीज हर बिजनेस के अंदर काम आती है, सेल्स को ग्रो करने के लिए, जो कि अंदर आपके छुपी हुई है, उसको बाहर निकालिए और घबराइए मत। सेफ जोन छोड़ के बाहर आ जाइए, तो अपने आप उसके अंदर पारंगत हो जाएंगे। एकदम एकदम सही बात है। और धंधे का प्रॉफिट ही सेल्स होता है। यदि सेल्स नहीं होता तो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जितने लोगों को मिलता हूँ, आपके जैसे पॉडकास्ट करता हूँ, कंपनियों में ट्रेनिंग करता हूँ, तो वहाँ के सेल्समैनों की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो लोग ना नहीं सुन पाते सर। जब किसी को मिलने चाहते हैं और ना बोलते हैं ना, तो वो लोग पूरे हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये ना सुनने की आदत आपके जीवन में कैसे आपने इम्प्लीमेंट में लाई, और आप कैसे सेल्स करते हो? सर, आपकी सिस्टर है, आप उसकी शादी करना चाहते हैं, लड़का देख रहे हैं उसके लिए। एक बार लड़का देखा नहीं जचा, दोबारा देखा नहीं जचा, या सामने वाले ने मना कर दिया,
छुट्टी बारह नहीं देखा, 4 बार नहीं देखा, 5वीं बार क्या आप ये सोच लेते हो कि अब तो यार मेरी बहन घर पे ही बैठ, नहीं होगा अब अभी, तेरी शादी वादी नहीं होनी। ऐसा नहीं सोचते क्या हैं, ऐसा सोचते नहीं हैं? सोचते हैं, नहीं सोचते हैं ना, फिर प्रयास जारी करते रखते हैं, हैं। करते हैं, आपको 100 भी मना कर देते हैं ना, तो भी आप 101वीं बार देखते फिर हैं, ट्राई करोगे देखते अपनी हैं। बहन के लिए। सेल्स यही है सर, बराबर है। आपको एक ही चीज, मेरे को 100 कस्टमर मना कर दे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट, मेरी बहन, मेरे को उसको शादी करनी है, मेरे प्रोडक्ट को मेरे को बेचना है, वो मतलब मेरे बेचना लिए, है। वो मेरे लिए, बहुत बड़ी बात, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज वही है। एकदम सही बात। एक बार मैं देखता हूँ सर, सेल्समैन 2 कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट के लिए मना कर दिया ना, तो वो टूट जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट तो खराब है, ये बिकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं, सेल्स करना हो तो ना सुनना पड़ेगा। ना सुनना पड़ेगा, ना आएगी आपके पास में, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करते चले जाना है। बहुत वो बड़ी जितनी बार ना कर रहा है उतनी बार कुछ ना कुछ आपके अंदर और ज्यादा एनर्जी आपको दे रहा है, यही समझना चाहिए। मैंने तो यही समझा सर, और मैं इवन सेल्स में रहा सर 19 साल में से। मैंने, हालांकि मैं नेक्स्ट टू बॉस था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे बॉस ने मुझे बॉस के बराबर वहां पे रखा, लेकिन मेरा मेन डिपार्टमेंट जो था अकाउंट्स के साथ साथ सेल्स था। ये गद्दी पे बैठने का सिस्टम था, तो ये पीछे जो होता है ना, ये गद्दी पे बैठ के ये पूरा एकदम काला हो गया था। ऐसी आजकल तो टेबल चेयर वाला आ गया है। पूरा 19 साल उस पे बैठ के मेरा वो एकदम ऐसा हो गया था, घिस घिस के कटने लग गया था सर। लेकिन वो सेल्स से मुझे एक ये चीज सीखने को मिली कि आपको ना सुनने का जो डर एक बना रहता है कि इसने ना कर दिया तो मेरा क्या होगा, वो डर आपको निकालना पड़ेगा, और ना आएगी ही आएगी, ये सोच के रख। डेफिनेटली ना सही हाँ होती है, हाँ सही, ना 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 सुनते हो हाँ हो जाती है। हाँ हाँ, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वही बात है ना, वहां से ही जीवन शुरू होता है। बिल्कुल, संकल्प से ही दुनिया बनती है ना, और वही संकल्प को हम जीना चाहते हैं, उससे ही बड़ा बिजनेस चलता है। लेकिन मैं सर आपको ये पूछना चाहता हूँ, और आपसे साथ सभी को बताना भी चाहता हूँ कि परिवार यदि बिजनेस में जुड़ा हुआ हो तो धंधा बढ़ता है। और मेरा टॉपिक है, हर जगह जाकर मैं परिवार की बात करता हूँ, तो मुझे आज आपसे बात करनी है। और હું ગુજરાતીમાં જ વાત કરવાનું ઈચ્છીશ કે તમને શું લાગે છે કે ધંધામાં જો પરિવાર સાથે હોય તો ધંધો વધે, પરિવારની ક્ષમતાઓ વધે, શું કહેવા માંગો છો? सर एक बार हमें एक नए वेंचर की ओपनिंग करनी थी, हमारी एक दुकान की नए वेंचर की ओपनिंग करनी थी, तो हम मुहूर्त निकलवाने के लिए गए। हमारे आचार्य श्री हैं, मैं जैन हूँ, हाँ, इसलिए कड़वे प्रवचन आपने सुने सुने होंगे, वैसे ही एक महाराज और हैं, वो तरुण सागर जी थे, हाँ। उनके जैसा ही बोलने वाले एक और महाराज है पुल्लक सागर जी। सागर मैं जी। उनसे वो निकलवाने के लिए गया, तो उन्होंने बोला, हमको बैठाया और बोला, ना सोमवार अच्छा, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना शनिवार, सबसे अच्छा परिवार। जिस दिन आपका परिवार एक साथ इकट्ठा होना, उस दिन ओपनिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं क्या आने बात है, वाली है। बहुत बड़ी बात। मैं परिवार को बहुत मानता हूँ सर, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। परिवार अगर साथ है तो आप कहीं भी ठोकर भी लगी है ना, आप तो कोई संभालने वाला, और खासकर परिवार का मुखिया आपके पिताजी, उनका साया, उनका हाथ आपके ऊपर है, तो इससे बड़ा दुनिया के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात। बड़े बुजुर्ग ऐसा बोलते थे कि लाख संपत्ति हो, बड़ा बिजनेस हो, ना हो, चिंता मत कर, लेकिन भाई साथ में होना चाहिए। भाई साथ में होना जिसका भाई साथ में होता है तो हथियार होता है ना। बिल्कुल, राम जी इतना बड़ा युद्ध जीते, लक्ष्मण साथ में थे। कन्हैया अपनी पूरी जिंदगी को एक्सप्लोर कर सका, बलदेव जी साथ में थे। बलदेव जी साथ में। वैसे अजय इस दुनिया में आज राज कर रहा है तो विजय उसके साथ में है। तो अजय विजय की ये जोड़ी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? सर बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे ब्रदर का, मेरे परिवार का, मेरे पापा का, सबका, पूरा परिवार पलकों पे रखता है सर मुझे, और सब घर में सबसे छोटा हूँ सर। हाँ, कितने भाई हो सर आप? सबका लाडला हूँ, 7 भाई बहन। 7 भाई बहन, और बराबर है। हम लोग, मम्मी अभी नहीं है, हमारे मारवाड़ी मेरे भाई बहन समझते हैं कि नहीं, लेकिन उसका अर्थ समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं, बेट वो भया को चाहे बैरी हो, और खाणो माँ के हाथ को चाहे जहरी हो। मतलब भाई नहीं आ रहे बेस, भले वेरी होय, हाँ, पर खा माना हाथ नु भले ही जेर जहरी हो। बहुत मोटी बात, ये बहुत मोटी बात। ये एक बहुत बड़ी कहावत है। परिवार साथ में बैठा है, साथ में बैठ के खाने खा रहा है, इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, बड़े बुजुर्ग
हम पत्थरों में भगवान को खोजते हैं सर, पत्थरों में नहीं है भगवान। भगवान आपके घर पे घर है। पे आपके माँ बाप जिन्होंने इस धरती पे आपको लेके आए हैं, जो आपको इस धरती पे लेके आए हैं, उनका हाथ पकड़ के रखिए। जिंदगी में आपको किसी के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मेरी बात माँ नहीं है। 2016 में ऑपरेशन के टाइम पे इन्फेक्शन हो गया था तो चली गई, लेकिन पापा है। पापा चाहे मेरे पास रहे, चाहे मेरे किसी भी भाई के पास रहे, कोई दिन ऐसा नहीं होता। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता पापा है के कि मैं पास पापा जाते के हो? पास रोज जाते हो? डेली। अभी हर तो रोज? पापा हाँ। मेरे पास नहीं, मैं पापा के पास हर रोज जाते हो उनके पास? डेली। अभी अभी मेरे पास आज मतलब अभी ये यहाँ पे घर पॉडकास्ट करना है, फिर भी उनके पास जाके आए? घर में ही रहे। अब घर तो में ही, मेरे अभी आपके मेरे साथ ही है, रहे। उनके साथ रहते हो? सबसे बड़े भैया के साथ रहते थे। हाँ। 1 साल पहले बड़े भैया का देहावसान हो गया, हाँ। हार्ट अटैक की वजह से। तो वो फिर उनका मन अब मेरे पास रहता है, तो मैं उनके साथ रहता हूँ। ये बराबर है, समझिए। बराबर। ये आपके जीवन में संघर्षमय दिन में आपके परिवार का यानी माता पिता का सपोर्ट कैसा रहा? बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे पापा किसान हैं। खेती करते हैं? जब मैं यहाँ आया था तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। बोले बेटा तू कोई भी धंधा कर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। तू भले ही मोची बनना, पर तेरे जैसा मोची शहर में दूसरा नहीं होना चाहिए। फिर जब 2013-14 का पीरियड आया, जब एकदम पोजीशन ऐसी हो गई, तो पापा ने बोला चिंता करने की 1% भी जरूरत नहीं है बेटा। ऊपर वाला अपने साथ है, अपन गलत किसी का नहीं कर रहे हैं। और फिर भी कुछ नहीं रहेगा ना तो अपना खेत है अपने पास में, क्या बात, हल सबसे चलाएंगे बड़ी positivity। और रोटी का तो जुगाड़ अपने पास में है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत मत हारना, बिल्कुल भी बोला है। बहुत बड़ी बात है। मैंने तो ये जब चीज, पीछे से ये सपोर्ट रहता है ना सर, इंसान आगे बढ़ फिर मैं वापस खड़ा हुआ। और वो उन्हीं के वो शब्द थे जिन्होंने मुझे वापस खड़ा किया। मैंने कहा साला खाने का तो वांदा है ही नहीं ना यार, फिर किस चीज की डरना है। खाना तो खेत में से हल चला के कर बराबर लेंगे है। यार, इतना तो कर ही लेंगे, फिर क्या डरना है। कोशिश करते जाओ। और वही कोशिश करते रहा और वापस खड़े हो गया। इस चीज को सर मैंने अभी 10 दिन पहले लाइव देखी। अभी वो आग लग गई मार्केट में, एक इंसान आया, चाबी का घा फेंका और जोर जोर से पोक पोक के रहने लगा कि मेरी पूरी जिंदगी की मेरी बनाई हुई पूंजी खत्म हो गई। सर पटकने लगा जमीन पे। और एक बुजुर्ग इंसान आया, उससे कंधे पे हाथ रखा और बोला बेटा क्या लेके हम आए थे? ये दुकान गई है, जीवन नहीं गया है, फिर से तू खड़ा हो जाएगा। तो जितने लोग सुन रहे थे ना, सारे लोग पॉजिटिव हो गए। यदि हम हारे हो, टूटे हो और हमारे पापा का हाथ सिर्फ कंधे होता है ना, दुनिया जीत जाते हैं। दुनिया जीत जाती है सर। पापा का हाथ तो बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। मैं कहता हूँ एक बगल में कोई अनजान व्यक्ति भी आके कंधे पे हाथ रख के जब ये बात बोल देता है ना, हाँ। चिंता मत कर मैं बैठो। हूँ, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, बहुत बड़ा सहारा मिलता है। दुनिया ने देखा है मजबूत अजय अजमेरा, पावरफुल अजय अजमेरा, है ना, रॉकस्टार अजय अजमेरा, सेल्स का मास्टर अजय अजमेरा। लेकिन मैं उस अजय अजमेरा से बात करना चाहता हूँ जो हारा है, टूटा है, बिखरा है और फिर खड़ा हुआ है। तो उसने ऐसा क्या किया कि हारा, बिखरा, टूटा और फिर खड़ा हुआ? मेरा सर शुरू से एक नेचर रहा है पॉजिटिवनेस। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कोई भी काम करो, चाहे किसी भी तरीके का काम, या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। बराबर है, जीतता हूँ या सीखता। हारता कभी नहीं हूँ जिंदगी। उसमें से भी मैंने सीखा। मेरे पार्टनर जब मेरे को ये बोल के गए थे और मेरे परिवार को ये बोल के गए थे, ये बहुत अच्छा है पर इस पे कमांड रखो, ये उड़ने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, इसको पकड़ के रखो नहीं तो ये डुबा देगा। ये ऐसा बोल के गए थे? ऐसा बोल के गए थे। और सर वो बात मेरे को इतनी चुभी थी, इतनी चुभी थी। मैं फेल तो हुआ था, लेकिन उस फेल्योर से बाहर निकलने के 10 कारण थे ना, तो 11वां एक सबसे बड़ा कारण एक ये हो गया था कि मेरे को उसको करके दिखाना था। मुझे उड़ के दिखाना है। मुझे उड़ के दिखा। कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाओ। अरे क्यों फैलाऊं भाई? पाँव बाहर निकालूंगा, ठंड लगेगी तब तो बड़ी चादर की व्यवस्था करूंगा ना यार। बढ़िया मैं बात अंदर है। घुट के बैठ जाऊंगा तो मेरे फिर को बड़ी ठंडी नहीं चादर बनेगी लगेगी ना। ठंडी नहीं लगेगी मेरे को, ठंडी नहीं लगेगी तो मेरा तो काम हो गया। ठंड लगेगी, मेरे पाँव बाहर निकलेंगे मेरी चद्दर से, तब मैं दूसरे दिन बड़ी चद्दर की व्यवस्था। एकदम बड़ी बात। तो मेरे पास एक ऐसा कारण और हो गया था उनको दिखाने का। शायद वो पॉडकास्ट अगर देख रहे हैं तो क्षमा के साथ बोलता हूँ, आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन मेरे को वो चैलेंज दिया था जिसकी वजह से उस चैलेंज पे काम करके मैं आज पहुंच पाया। किसी ने पत्थर फेंका, आपने उसका दादर बना दिया, उसका दादर। बराबर ना। किसी ने कांटा फेंका तो आपकी उसने माला बना ली, माला और बना किसी ने हम पे यदि बुरे शब्द फेंके तो हमने उनके आशीर्वाद बना दिए। जीवन यहाँ से ही शुरू होता है। अजय जी, अब
इतनी बड़ी कंपनी को आज लीड कर रहे हो, हर जगह पे आपकी फ्रेंचाइजी चल रही है। टेक्सटाइल में किसी ने सोचा भी नहीं था फ्रेंचाइजी होती है, फ्रेंचाइजी करनी पड़ती है। तो ये सोच कैसी है, लोगों को क्या इससे फायदा हो रहा है, और आपकी फ्रेंचाइजी से लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सर इसमें भी एक बहुत बड़ा फेज आया था मेरे सामने, ये भी मैं बताना चाहूंगा। फ्रेंचाइजी की डिमांड मेरे पास पिछले 6 साल से है सर, जी जी, कि आप हमें अपना नाम दे दो। बराबर है। लेकिन हमें अनुभव है यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का, हाँ। हमें रिटेल का अनुभव नहीं नहीं है। था। सिंगल सिंगल पीस कैसे बेचा जाता है वो अनुभव हमें नहीं पता था। नहीं था। बराबर है। हमने सर यूपी के अंदर, हमारा टेस्ट उस समय यूपी का ज्यादा था, आज तो ऑल ओवर इंडिया का हम कपड़ा बराबर बनाते हैं। यूपी के लखनऊ के अंदर हमने एक स्टोर किया 5 माले का, 5,000 स्क्वायर फीट, और 2 कोविड झेले सर उसके अंदर हमने। ओहो बराबर 2 है। कोविड झेलना बहुत बड़ी बात होती शुरू है। होते ही, शुरू होते ही ना, बराबर है। 1 अप्रैल को ओपनिंग, 1 मार्च को ओपनिंग होने वाली थी, 21 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। 2020 की बात करता हूं। ओपनिंग नहीं कर पाए हम, फिर दूसरा लॉकडाउन लगा, 2-2 महीने पूरा मार्केट बंद, 2-2 महीने क्या उसके बाद सब कुछ बंद। लेकिन उस पीरियड से भी हमने रिटेल का इतना जबरदस्त अनुभव लिया, इतना जबरदस्त अनुभव लिया। 3 साल, 3.5 साल बाद हमने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दिया, जब हम खुद ये समझ लिए कि भाई नहीं, रिटेल में क्या क्या हर्डल्स कस्टमर को आते हैं, क्या क्या दिक्कतें कस्टमर को आती है, वो सारी पार कर ली ना। कोविड जैसी दिक्कत को पार कर लिया जो कि 100 सालों में एक बार आती है, महामारी सब कुछ बोलते हो हैं गया, सो, हाँ। तो सब कुछ हो गया। हमने सब कुछ सीख लिया कि हम रिटेल में अब परिपक्व हो गए हैं, हम रिटेल चलवा सकते हैं। तब हमने कस्टमर को अपने रिटेल आउटलेट की फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। लगभग 1.5 साल हुआ है सर आज, और 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आज हमारी रनिंग है। और पाइपलाइन के अंदर तो कितनी है वो हमें, अभी आईपीओ आने वाला है, इसलिए मैं डेटा का कोई जिक्र नहीं कर सकता हूँ। बराबर, अभी आईपीओ आने वाला है तरीके का। आपका। कांग्रेचुलेशन जी सर, बहुत बहुत thank you, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू क्या वेरी बात है। मच। तो कोई भी डेटा हम ऐसा नहीं दे सकते हैं जो फ्यूचर में आने वाला हो। नहीं आज तक हमने जो किया है उसकी बात हम चाहे जितनी जितने भी लेंगे। कर सकते, लेकिन अभी वो नहीं कर सकते। बड़ी फ्यूचर का हम अजम्पशन किसी भी तरीके का सामने नहीं दिखा सकते। तो हमारे 100 आउटलेट्स रनिंग है जो चालू हैं, और भगवान की दया से सब खुश हैं, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। अभी और भी इसके ऊपर बहुत सारा काम हमारा चल रहा है। हम देश के अंतिम गांव तक अपने आप को पहुंचा, बहुत बड़ी बात। इसमें चलते रहेंगे, चलते रहे, आगे काफिला बनता जाएगा। काफिला बराबर बनता जाएगा, बिल्कुल सर। भाई आपको भाई भी सुन रहे हैं और बहनें भी सुन रही हैं। और मैंने देखा है कि आपके यहाँ यदि 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 80% बहनें आती हैं, और उनको आप रोजगारी देने के लिए बहुत कुछ ज्यादा सोचते हो। तो ये सोच कहाँ से हुई, इसका आपका सार क्या था, आपका एक्सपीरियंस क्या था, और क्यों आप ऐसा सोचते हो कि बहनों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? सर हमारा देश जब तक ग्रो नहीं कर सकता है जब तक हमारे देश की महिलाएं सशक्त नहीं होगी। आज हमारे देश पुरुष प्रधान देश मानते हैं हम अपने भारत को, और है भी। हमारे राजस्थान में तो घूंघट प्रथा ऐसी है ऐसे ही है, सर, बराबर यहाँ है। तक कि हाँ, है ना, आपने शायद देखा है कि देखा है, नहीं देखा, देखा है। मुझे नहीं पता है, देखा है मैंने। लेकिन यहाँ तक का घूंघट आज भी रहता है सर। घर की दहलीज पार करने नहीं दिया जाता है उसको। अगर उसको 5 रुपए की लिपस्टिक कहीं बाजार के अंदर पसंद आ गई है ना, तो उसको अपने हस्बैंड से या अपने फादर से या अपने ब्रदर से मंगवानी है। पैसा मांगना पड़ता है। और अगर अच्छा परिवार है, सशक्त परिवार है, हस्बैंड ने 500 रुपए दे भी दिए हैं उसको कि ठीक है तू तेरे हिसाब से खर्च कर ले, तो शाम को हिसाब जरूर पूछ लेगा वो कि दिन में जो 500 रुपए दिए थे उसका क्या किया तुमने? उसका क्या किया। तो फिर उसका तो पूरा अस्तित्व जीरो हो जाएगा। अस्तित्व। हम ये चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें जिनको ये छोटी छोटी चीज के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, वो कम से कम अपने आप को इतना सशक्त बना लेवे कि रोड पे चलते हुए बाजू की दुकान में कोई चीज उनको पसंद आ गई है तो किसी को पूछना नहीं पड़े, वो जाए उस दुकान के अंदर और वो चीज खरीद के ले आए। इतनी सशक्त आप बना लो, और इतनी सशक्त बनाने के अंदर अगर अजमेरा फैशन कहीं आपके किसी भी काम आ सकता है और आया है, ईश्वर ने इस लायक हमको बनाया है, ये निमित्त बनाया है हम लोग को कि आज 10,000 से ज्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है जिन्होंने इस बिजनेस को घर से 25-50 हजार या लाख रुपए लगाकर स्टार्ट किया था। बहुत बड़ी बात। और उसमें से भी 200 प्लस लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने घर से तो शुरू किया था, लेकिन आज बड़े शोरूम में कन्वर्ट कर चुकी हैं।
उनके घर का कोई जेंट्स भी उनके अंदर इन्वॉल्व है। क्या बात है। शुरू बिजनेस किया था बहन ने, लेकिन घर भाई से। भी इन्वॉल्व हुआ है। उसके भाई भी इन्वॉल्व हुए, या उसके हस्बैंड Husband भी इन्वॉल्व है, involve या है। उसके फादर इन्वॉल्व है, Yes। और घर की मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है सर। बहुत बड़ी बात है, सपने दिखाए ये आपने। ये बहुत बड़ा एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे व्यूअर्स के ऊपर, हमारी माताओं बहनों के ऊपर, जिन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत। एक बहुत बहुत सच्ची बात बताई थी सर, कि जब बहनों के सपने पूरे होते हैं तब परिवार में जान आ जाती है। और आज अजय अजमेरा को दुनिया जानती है, अजय अजमेरा की कंपनी को दुनिया जानती है। लेकिन आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ जो मेरी प्यारी बहनों को बहुत अच्छा लगेगा। अजय अजमेरा की सक्सेस के पीछे उनकी धर्मपत्नी का हाथ कितना है? बहुत बड़ा हाथ है सर, बहुत बड़ा हाथ है। हर जगह वो मेरे साथ खड़ी रही, हर जगह। मेरी हर ऐसी पोजीशन के अंदर, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी, मैं यहाँ कैलाश नगर में रहता था, 3,000 रुपये मंथली भाड़ा था, तब भी वो मेरे साथ उतनी ही खुश थी जितनी आज आप देख रहे हैं, जितनी खुश है। मेरे को ध्यान है, मैं डांडिया खेलने जाता था सर, तो कैलाश नगर में हमारी बालकनी थी जो गली में खुलती थी। मैं अगर 1-1:30 बजे भी आता था डांडिया खेल के, डांडिया का बहुत बड़ा प्रचलन है सर यहाँ पे, तो वो नहीं जाती थी। घर पे परिवार और भी रहता था, मम्मी पापा भी रहते थे, तो वो उस बालकनी में खड़े होकर मेरा इंतजार करती थी रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक। बहुत बड़ा सहयोग है। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके माता पिता को, जिन्होंने उनको ऐसे संस्कार दिए कि वो मुझे इस मुकाम के ऊपर पहुंचाने के अंदर उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। मेरे गहने बेचने की पोजीशन आई तो एक बार उसने ये नहीं कहा कि क्यों, निकाल के अपने गहने दे दिए थे, बोले जाओ बेच दो इनको, गहने तो फिर आ जाएंगे, लेकिन अपना बिजनेस जो है वो नहीं डूबना चाहिए, वो खराब नहीं। बहुत बड़ी बात। मैं, मेरी धर्मपत्नी को देख रही है, मैं रानी साहिबा बोलता हूँ। बराबर है। आप राजा हो तो रानी साहिबा ही होती ना। मेरे मोबाइल के अंदर नंबर सेव है रानी सेव है साहिबा। रानी साहिबा के नाम से, हाँ। और वो रानी रहेगी तो हाँ, ही हम तो राजा राजा बन कहलाएंगे। पाएंगे। ये हर पुरुष को मैं एक बताना संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी को, अपनी पत्नी को रानी बनाओ तो आप राजा बन पाओगे। क्या बात है। अगर उसको दासी बनाओगे तो आपको दास होने से कोई नहीं रोक। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। यही बात होती है ना जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार होती है। आपने एक चीज बोली, गहने चले जाएंगे तो वापस आ वापस जाएंगे। आ जाएंगे। वैसे हमारे ये यूथ जनरेशन में अभी ऐसा ट्रेंड हुआ है कि मकान बना लो, गाड़ी बना लो, पैसे बना लो, ये बना लो, वो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, लेकिन दुकान नहीं बनाते हैं। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं घर को असेट्स नहीं, लाइबिलिटी मानता हूँ। बराबर है। मैं सभी यूथ को कहना चाहता हूँ, जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं या आने वाले समय में कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, रिच डैड पुअर डैड एक बुक है, जरूर पढ़िएगा। मैं सर की लिंक भी दिलवा दूंगा, अगर नीचे आपको अमेजोन पे से खरीदनी है या कहीं से भी खरीदनी है, जरूर पढ़िएगा। मैंने भी पढ़ी है, उसमें अलग तरीके से समझाया है, समझ में आएगा, लेकिन सार मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ। एक दुकान से आप 3 घर बना सकते, लेकिन आप 3 घर बना के एक दुकान नहीं बना। डेफिनेट। तो ये चीज को गांठ मान लीजिए, दिखावा बाद में कर लीजिएगा, जब समय है, बहुत पड़ी है जिंदगी अपने पास में, वही बात है ना। लेकिन ध्यान रखिए, पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, असेट्स बनाना बहुत जरूरी है, खर्चे तो फिर बहुत हो जाएंगे, लाइबिलिटीज तो बहुत है जिंदगी बुक की बात आई अजय जी, और मुझे लगा आप इतने शेड्यूल में रहते होगे तो मे भी आप बुक नहीं पढ़ते होगे, लेकिन आपने बोला मैं बुक पढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो व्यापारी भाइयों को या हमारे यंग एंटरप्रेन्योर को कौन कौन सी बुक जीवन में 5-7 बुक ऐसे पढ़नी ही चाहिए? मेरी सबसे पहली बुक, ऐसे तो मैं बचपन से बुक पढ़ते आया हूँ, पर पहले वो इतनी समझ नहीं थी, तो पढ़ने को एक वो बोरियत वाला समझा जाता था। बराबर है, बराबर है। तो मैं वो सुरेंद्र मोहन पाठक के हिंदी उपन्यास आया करते बराबर थे, है, जासूसी उपन्यास जासूसी उसको बोलते हैं, वो पढ़ता था। एक दिन में पूरा उपन्यास पढ़ दिया करता था, इतने मोटे मोटे 300 पन्ने के। तो पढ़ने की आदत वहां से है। लेकिन 2009-10 के अंदर लगभग मैंने मेरी पहली किताब, जो ये मेरे जीवन को बदले या जिसने मेरे जीवन को बदला है, वो बुक थी सीक्रेट, द सीक्रेट। द सीक्रेट जरूर पढ़नी चाहिए। बुक बहुत सारी है, रिच डैड पुअर डैड मैंने आपको बताया है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको पढ़नी चाहिए। बहुत और भी बहुत सारी बुक है, नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। गोल पढ़नी चाहिए, गोल पढ़नी चाहिए। इस तरीके की बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ, एक एवरेज सीईओ 50 बुक पढ़ना ही होता, साल में पढ़ता है सर।
एवरेज सीईओ। एवरेज सीईओ। कहते हैं बड़ा बनने वाला आदमी नहीं, हर बुक पढ़ने वाला आदमी बड़ा बने या ना बने, लेकिन हर बड़ा आदमी बुक पढ़ता है, ये तयशुदा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत सच्ची बात है सर। बहुत सच्ची बात। बड़ी बात। तो आपको भी बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने नॉलेज गेन करना चाहिए। और मैं शरीर के इस निचले हिस्से में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम बोलता हूँ। यहाँ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, वो इन्वेस्टमेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। वो सोने में भी शायद वो रिटर्न आपको ना मिले जो कि यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपको मिलने वाला है रिटर्न। बराबर है अजय सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। लेकिन मैं 2 क्वेश्चन आपको ऐसे पूछना चाहता हूँ जिस क्वेश्चन ने कभी आपको किसी ने फेस नहीं किया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जब हम कुछ बनते हैं और कुछ बड़े इंसान बन जाते हैं ना, तो हमारे दुश्मन ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये दुश्मन हमें ऐसे गिराने का प्रयत्न करते हैं वैसे हम सोचे भी नहीं रहते। तो ऐसे दुश्मनों को सामना हम कैसे करें? मैं इस चीज को बहुत कम मानता, मैं सब में ईश्वर का रूप देख, मैं ये समझता हूँ उस चीज को। आप प्रारब्ध में मानते हैं कि नहीं मानते हैं मुझे मानता हूँ, नहीं पता। मानता हूँ। मानते हैं। हमारे कुछ प्रारब्ध होते हैं जो कि हमें झेलने ही झेलने हैं, काटने ही काट। तो आपका अगर कोई दुश्मन है ना और वो आपके लिए कुछ गलत कर रहा है ना, तो मैं हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरा एक प्रारब्ध काट दिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मतलब दुश्मन को भी हमें थैंकफुल रहना है। थैंकफुल रहना। और कहते भी है निंदक नहीं राखिए आंगन कुटी सवाय, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाय, है ना। बराबर है। आपकी निंदा करने वाला, आपसे दुश्मनी करने वाला भी कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। वो आपका किसी पुराने प्रारब्ध को काट दे रहा है, मैं तो यही समझता हूँ। और हाथ जोड़ के उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुस्सा मैं कभी नहीं करता हूँ, किसी पे भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। बराबर है। यही मानता हूँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ये मेरा कोई पुराना प्रारब्ध था जिसकी वजह से तुमने मेरे को ये किया। सबसे बड़ी चीज आपने बताई सर, गुस्सा में नहीं करता। तो कंट्रोल कैसे करते हो आप? हमारे हमारे जो जनरेशन है ना, उसे तो गुस्सा ऐसे आता है कि वो अपने आप को भी फाड़ देता है। लेकिन आप इतने शांत कैसे रहते हो? आप इतने सौम्य कैसे रहते हो? और आप गुस्से को कंट्रोल, पहले थे आप ऐसे थे या फिर अपने आप को ऐसा बनाया? नहीं, पहले से ही मैं ऐसा था। मैं हमेशा ये मानता हूँ गुस्सा मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे खत्म। गुस्सा जब आप करोगे तो आपको होश नहीं रहेगा, लेकिन 1 घंटे बाद आपको खुद को फील होगा यार मैंने यही काम बिना इसके भी हो सकता, फिर पश्चाताप हो। और जब आप गुस्सा करते हो तब आपका विवेक शून्य हो जाता है, उस समय कुछ भी नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूँ गुस्सा मूर्खता से शुरू होकर के पश्चाताप पे खत्म हो। तो गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो काम प्यार से हो सकता है वो तलवार से नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं, ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जो प्यार से मेरे लिए, मैंने मना कर दिया सबने कि भाई अब ये काम नहीं होगा आपका, आप चले जाओ यहाँ से। प्यार से हो गया। बहुत अच्छी बात है। चलो उसी चीज को थोड़ा और खोलो सर। आप शांत कैसे रह पाते हो? हमें तो रहना है शांत, लेकिन हम रह नहीं पाते। अभी करें क्या सके रह पाए? आपकी सोच क्या होती है उस समय पे? मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि चलो मैं तो गुस्सा करने वाला बंदा हूँ और मैं अजय सर से इंस्पायर होकर अभी मुझे शांत रहना सीखना है, तो मुझे ऐसी कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए? इसका भी एक फॉर्मूला है सर जी। इवेंट आपके हाथ में नहीं होता। E+R = O, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, इवेंट हमारे हाथ में नहीं है, नहीं है, पर उसके ऊपर आप रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, ये आपके हाथ में है। उन दोनों का जोड़ जो है वो आउटकम है। आपने अगर रिएक्ट कर दिया तो आउटकम हो सकता है क्या है, 100% खराब ही होना है, बुरा ही होना है। लेकिन उस इवेंट के ऊपर आपने अगर रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्ड कर दिया तो आउटकम 2%, 5% चांसेस है कि कुछ अच्छा हो जाए। और मैं तो ये मानता हूँ 2%, 5% नहीं, 100% अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो अच्छा ही होगा, और रिस्पॉन्स करोगे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। रिएक्शन से गुस्सा आता है। आपने गुस्सा किया, आपने गाली निकाली, मैं सामने वही गाली निकाल दिया, तो वो बात बिगड़नी है। बहुत बड़ी बात, एकदम सही बात है सर। तो बस उस समय अपने आप को कूल रखना है, शांत रखना है, और शांत रखने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, भगवान से जुड़े हुए नहीं हो, तो आप शांत नहीं रह सकते। एकदम सही। तो भगवान के साथ जुड़े रहिए, प्रारब्ध को मानिए। कोई आपको गाली निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं पुराने प्रारब्ध हैं
जिनको वो काट काट रहा है, हाथ जोड़ के थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत बढ़िया। मुझे भी आनंद आ रहा है सुन के। और आपको अच्छा लगने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं तो कितनी कंपनियों में ट्रेनिंग करने के लिए जाता हूँ, लेकिन जहाँ पे जाता हूँ तो उनके जो ओनर होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल लाने का मुझे प्रयत्न करना पड़ता है। और यार हाफ और हम में सस्ते रहते हो, तो ये हंसी के पीछे का राज क्या है? आप देखो अभी भी आप हंस रहे हो, तो इसके पीछे का राज क्या है? मेरे को क्या है, फिल्मों का, फोटो का, ये सब का बहुत शौक है। अभी भी आप देखते होंगे। हाँ। मैं 1992 में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, नौकरी करता था तो जी। मैं, ठीक है ना, मैं सूरत भी आ सकता था। एक ब्रदर सूरत रहते थे, हाँ। एक ब्रदर गुवाहाटी रहते थे। मुझे गुवाहाटी। गुवाहाटी बहुत अच्छा पसंद था, क्योंकि हाँ। वो ब्रदर जब आते थे ना, हाँ। तो जहाँ वो नौकरी करते थे, वो सेठ जी उनको चांदी के सिक्के दे के हाँ, बेचते थे। बराबर है, ये बेचते दिवाली थे, पे वो वो आते बेचते थे, थे। वो कुछ ना कुछ सामान दे के बेचते बेचते थे। ये यहाँ वाले ब्रदर थे जो स्ट्रगल में थे, हाँ। तो इतना कुछ लेके नहीं आते। तो मेरी इच्छा करती थी मैं गुवाहाटी जाऊँ, गुवाहाटी लेकिन मैं जाओगे। नहीं गया, क्योंकि हाँ। मुझे फिल्मों का शौक था, बराबर है ना। हाँ। तो मैं सूरत आया, और सूरत से मैंने कहा 2-4 घंटे आगे मुंबई है, चल जाएंगे कभी हाँ, ना कभी, बराबर है। और जाएंगे तो सुभाष वो घई जी हीरो बुला बन ही जाएंगे, लेंगे, हीरो बन बुला ही जाएंगे। लेंगे अपने हाँ, को, अपने को तो सुभाष घई बुला लेंगे, ताराचंद जी बढ़ जाते, अब बुला लेंगे यार कि आ जाओ अजय जी, आप ही की कमी थी यहाँ पे। और गया भी था सर। अच्छा। और एक दिन जब कालबा देवी के अंदर, जब वो गद्दी के अंदर सोना पड़ा ना मेरे को, हाँ। जहाँ पे सुबह पोटी करने जाने के लिए भी सर लाइन लगती। आप हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हो सर, उस पे इसके ऊपर नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। सकते हो। मैं वहीं से वापस आ गया था। मैंने कहा ये अपना समय नहीं है इस चीज के लिए, बराबर है, अपना समय धंधा करने का करो। अपना समय धंधा करने का, अपने वापस चलो, अपन नौकरी करेंगे, काम करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होना है। मैं वापस सूरत आया था। सूरत की धरती तो खैर पावन धरा, और उससे जुड़ान लिखा था मेरा, इसलिए वापस बुला लिया मेरे को। लेकिन फिल्मों का शौक था मेरे को, इसलिए फोटोज वगैरह भी खिंचवाता था, भेजता भी था डायरेक्टर वायरेक्टर को काफी सारी। एक चीज सीखी थी, 1 सेकंड मुस्कुराने से आपकी फोटो अगर अच्छी आ सकती, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से तो आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है। इसीलिए मुस्कुराते रहते हो। मैं मुस्कुराते रहता हूँ, आदत सी पड़ गई है अब तो सर। बराबर मेरे है। चेहरे पे आपको उदासी कभी नजर नहीं आएगी सर। आपका किसी के साथ झगड़ा होता है कभी? नहीं, तो जब झगड़े होने की सिचुएशन आती है तब आप क्या करते हो? मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं पहले ही सरेंडर हो जाता हूँ। भाई आप- मैं तो मरा हुआ हूँ, तू मेरे को क्या मारेगा? अच्छा, मरे ऐसा हुए को बोल क्या लेते हो मारेगा? वो आपको गुस्सा नहीं करा सकता गुस्सा कोई? मेरे को नहीं करा वो गुस्सा सकता। कराएगा नहीं, प्रयत्न करेगा, तो आप क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ ठीक है भाई, तू सही है, मैं गलत हूँ, कोई अच्छा, बात नहीं, हाथ ऐसा जोड़ कर के देते साइड हो। हो जाते हैं। लेकिन अभी की दुनिया में ऐसा नहीं, हमारा गुजराती परिवार, मारवाड़ी परिवार, कोई भी भारत का कोई भी परिवार हो, अभी का जमाना ऐसा हुआ है कि उस परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं सर। परिवार में टेंशन बहुत चल रहे हैं, परिवार में झगड़े बहुत चल रहे हैं, और हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े बहुत चल रहे हैं। तो मैं हर बार देखता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के झगड़ा जो रहता है ना, उस झगड़े का सॉल्यूशन परिवार भी नहीं निकाल पाता। तो इस झगड़े के सॉल्यूशन के लिए आप कुछ सोच बनते हो, आप कुछ बताना चाहते हो? एक्चुअली हमारी मान्यता क्या है, भाई का भाई कभी दुश्मन नहीं होता है कभी भी, है ना। नहीं होता है। वो ये मान्यता की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं, हाँ। जो बरसों से चली आ रही है चली ना, आ रही है। उस मान्यता की बात कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि भाई का भाई दुश्मन कभी नहीं होता है, लेकिन पराया खून आके जब उसमें मिलता है ना, ये दुश्मन होता तो ये दुश्मन होता है। मतलब पराया खून आके मिलता है, मतलब बाहर से कोई लेडीज आई, शादी हुई, तो वो दुश्मनी पैदा होती है। ये मान्यता ही गलत है, ये सोच ही गलत है। आप क्यों उसको पराया खून मानते हो? आप उसको ये मानो नहीं कि ये भी हमारा खून है, बराबर है। ये हमारा ही खून है। क्यों आपकी बेटी क्या आपका खून नहीं है? वो भी किसी घर में जाके है पराया खून बनेगी ना, है ना। और वहां पे वही चीज उसके साथ भी होगी। तो आप अगर अपनी वाइफ से अपने माँ बाप की इज्जत करवाना चाहते हो ना, अपनी वाइफ के माँ बाप की भी आप इज्जत बहुत करो। बड़ी बात। आप अगर उसको अपनी बेटी मारोगे, सास ससुर के लिए कह रहा हूं मैं, आप उसको बहू मान के नहीं, अपनी बेटी मान के लेके आओगे ना, तो वो भी आपको अपना माँ बाप तो ये एक परिवार के अंदर झगड़ा होने का कारण है। ये उस मान्यता को मैं खोटी साबित करना चाहता हूँ, यहाँ पे गलत साबित करना चाहता हूँ, और वो गलत है 100%। तो ये जो खोटी मान्यता चली हुई है ना, मैं इसको खोटी बोलता हूँ, इसको गलत साबित करना चाहता हूँ कि पराया खून नहीं है वो। आप उसको पराया समझो ही नहीं, आप उसको बेटी मानोगे तो वो आपके साथ आपके माँ बाप जैसा ही व्यवहार करे। अगर आप उसको बेटी मान के, तो झगड़े होने, किसी कीमत पे झगड़ा नहीं हो सकता है परिवार के अंदर। बहुत सच्ची बात बताई सर आपने, और मैं आपको इसी बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आप हर बार हंस के जवाब देते हो, हर बार आप
झुक के जवाब देते हो, लेकिन इस दुनिया में वैसा चल रहा है कि लोग झुकना नहीं चाहते। वो पुष्पा का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला। वैसे वो झुकते नहीं है, उस इंसान को आप क्या कहना चाहते हो? सर एक छोटी सी स्टोरी है बुद्ध भगवान की, हाँ, आपने भी शायद सुनी होगी। बुद्ध भगवान का एक शिष्य बुद्ध भगवान से बोला कि मुझे अब आपने बहुत कुछ सिखा दिया है, अब मुझे ऐसे लोगों को सिखाना है जो ये चीजें नहीं जानते हैं, लोगों को जागरूक करना है। तो बोले कहाँ जाएगा? तो किसी एक गांव का नाम लिया कि मुझे उस गांव में जाना है। तो बुद्ध भगवान बोले उस गांव में तो आज तक कोई साधु संत नहीं गया है, उस गांव के लोग तो बहुत खतरनाक। तो बोले इसीलिए मुझे उस गांव के अंदर जा। उस गांव वालों ने तुझे गाली गलौज दी तो तू क्या करेगा? हाथ जोड़ दूंगा उनके कि सिर्फ गाली गलौज ही दी, मुझे मार भी सकते थे पत्थर वत्थर। तो बोले पत्थर मार दिए तो बोले फिर हाथ जोड़ के उनको बोलूंगा सिर्फ पत्थर ही मारा, जान से नहीं मार दिया। तो बुद्ध भगवान ने वापस पूछा और वो जान से ही मार देंगे? तो बोले फिर हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करूंगा कि जान से मार दिया, अच्छी बात है, नहीं तो इस शरीर से न जाने और कितने पाप होते, मेरे को मोक्ष भेज दिया। तब बुद्ध भगवान बोले अब तू जा, अब तू पास हो गया, अब तू पास हो गया, अब तू जा, तू जा, अब बराबर उस है। गांव में तू जा सकता है। तो ये विनम्रता, आप हर चीज में जो मिल रहा है ना उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं ना कहीं अच्छा ही आपको मिल रहा है। लोग मार भी सकते थे लेकिन मारा नहीं है, सिर्फ पत्थर ही मार। मैं इस चीज को समझाता हूँ सर, मेरे सेमिनार में स्टाफ ट्रेनिंग में समझाता हूँ, विनम्र बनो, झुक के काम करो। फिर जब सेशन खत्म होता है ना तो 2-3-4 लोग मुझे मिलने आते हैं और मुझे बताते हैं कि सब विनम्र हमें ही बनना है, सारा झुकना हमें ही है, उन लोगों को कुछ नहीं करना, सारा कॉम्प्रोमाइज हमें ही करना है, हाथ हमें ही जोड़ने हैं, उन लोगों को कुछ नहीं करना। तो इसको मैं क्या जवाब दूं, क्या बताना चाहिए इसको हमें? सर शुरुआत खुद से ही होगी, दूसरे से आप नहीं कर सकते हैं। अगर दुनिया को हरा देखना चाहते हैं ना तो पूरी दुनिया को हरे रंग से नहीं पोत सकते हैं आप। आपको हरे रंग का चश्मा लगा लेना है, बराबर है। तो दुनिया हरी आपको नजर आने लगेगी। आप ये चाहो कि मेरे घर में मेरे पाँव में कांटा नहीं चुभे, तो पूरी दुनिया पे कालीन नहीं बिछा सकते हो आप, पूरी धरती पे। आप चुपचाप एक अच्छे से चप्पल पहन लो तो आपका काम हो जाएगा। आप अपना घर बुआरो, बाकी का छोड़ो। आपसे शुरुआत होगी दुनिया की। आप अपने आप को सुधार लो, अपने आप को विनम्र बना लो, बाकी दुनिया अपने आप विनम्र हो जाएगी। मैंने तो ये देखा है, मैंने तो इसको जिया है सर। मैं हाथ जोड़ देता हूँ, सामने वाला अपने आप सरेंडर हो जाता है, बोले कोई बात नहीं यार, ऐसे आदमी जो मरे हुआ है उसको क्या मारा जाएगा यार, छोड़ो, बोले इसको कोई बात नहीं। तो हाथ जोड़ने से काम होते हैं। हाथ जोड़ने से काम होते हैं। आपको जरूरत नहीं है किसी से भी वो करने की कि भाई आप भी उसके सामने उसी तरीके से पेश आओ जैसे वो पेश आए, बिल्कुल नहीं। अभी तो क्रेज चल रहा है सर, मोबाइल आईफोन का होना चाहिए, गाड़ी लोगो वाली होनी चाहिए, बंगला बहुत शानदार होना चाहिए, उसमें नल तो शेरा का ही होना चाहिए। तो जो लोग ये दिखावा कर रहे हैं ना, दिखावा करना और खर्च करना दोनों अलग अलग चीज है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। तो ये दिखावा करने वाले लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं करिए दिखावा, 1% भी दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावे के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी नहीं है, हकीकत है जो मेरी जिंदगी में घटी है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त, जब मैं 1200 रुपए की नौकरी करता था, मेरे दोस्त की पगार थी शायद 1800 रुपए या 2000 रुपए, लेकिन उसके कोई खर्चे नहीं थे। ठीक है, उसने सालेक भर नौकरी करके अच्छी सी कमाई कर ली, फिर एक सोने की चेन लेके आया और पहनी उसने सोने की। अब वो जहां भी अपने और ग्रुप के लोगों के साथ आए, जहां जाए वहां सब उससे पूछे, अरे क्या जोरदार चेन लाए, एकदम सोने की लग रही है यार तेरी। तो बोले लग रही है मतलब? अरे भाई सोने की है। अरे बोले रहने दे, तू किसको बना रहा है, बराबर है? तू किसको दिखा रहा है कि सोने की है? पागल हो गया। उसने उस दिन बोला अब तो उसी दिन मैं सोने की चेन पहनूंगा कि जिस दिन अगर मैं पीतल की भी पहनूं ना, लोग सोने की मेरे को बोले, तब मैं सोने की चेन पहनूंगा, नहीं तो नहीं पहनूंगा। और आज उसने अपने आप को इतना खड़ा कर लिया है कि भाई वो आज पीतल की भी पहन के घूमे ना, लोग सोने तो लोग उसको सोने की बताएं। उसने अपने आप के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर लिया है कि आप नॉन ब्रांडेड भी पहनोगे ना तो लोग आपको बोलेंगे अजय भाई ये यार जरूर एप्पल वाली पहन रखी होगी, हैं? वो मेरा दोस्त है, सुन रहा होगा जरूर, 100% सुन रहा होगा। और ये हकीकत है सर, आज वो सोने की भी पहन के खड़ा होता है ना, पीतल की भी पहन के खड़ा होता है ना, तो भी लोग उसको सोने की कहते हैं। अपने आप पे काम किया, मतलब हम ब्रांड बन जाए
तो हम कुछ भी पहने हो ब्रांड हो आप जाएगी। ब्रांड बन जाओ, आप कुछ भी पहनोगे तो लोग उसको ब्रांड फॉलो करेंगे। ब्रांड के पीछे भागने की जरूरत नहीं, खुद को ब्रांड बना लो, ऐसा बराबर है। है। एक ब्रांड बनाने के चक्कर में, ब्रांड साबित होने के चक्कर में लोग खर्चा बहुत करते हैं। सूरत में यदि आप देखोगे ना तो शनिवार रविवार को कोई घर पे खाता ही नहीं है। आमदनी अठनी है, खर्चा रुपया है। ऐसे लोगों को आप बचत कैसे की जाए और खर्च कैसे कम किया जाए, कुछ सिखाओ उनको सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत खराब आदत है। इस खराब आदत से आपको बाहर निकलना चाहिए। देखिए, जब मैं नौकरी करता था, 1200 रुपए की मेरी नौकरी थी, तो हम दोनों भाई और दो और दोस्त, हमारे 4 लोग हम घर घर में एक रूम रहते में। थे, ग्रुप बना के रहते थे। और 3000 रुपया हमारा खर्चा आता था महीने का। 3200 रुपया भी खर्चा आता था तो हमारे हिलने लग जाते थे कि हाँ। 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कैसे आ गया। तो देखो, काम आपका कितने में भी चल जाएगा, आप अपने आप को उस तरीके से रखेंगे ना। आज आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये है ना, तो मैं एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। अर्निंग माइनस सेविंग। सेविंग इज इक्वल टू खर्चा। लेकिन लोगों को ये नहीं, समीकरण अभी तो ये थोड़ा चल रहा दूसरा है। उल्टा है। अभी तो ये अर्निंग बाद में रखो, पहले खर्चा, अर्निंग बाद में माइनस earning। खर्चा, अगर बचे तो सेविंग, नहीं तो जयराम जी की। बराबर है। ये समीकरण अपने को नहीं बनाना है। अपने को समीकरण, अपने को फॉर्मूला सेट करना है कि अर्निंग माइनस सेविंग, चाहे 10,000 में से 10% सेविंग आपकी है, 1,000 बचाना ही बचाना है, बाकी 9,000 में महीना चलाना है, चाहे कुछ भी हो। 1,00,000 पगार है तो 10,000 रुपया बचाना है आपको, फिर 90,000 में आपको खर्चा चलाना है। ये चीज मान लेनी है आपको, और अगर ये मान ली तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। दूसरा एक फॉर्मूला अभी मैंने हाल फिलहाल में सीखा है, जी। बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला, कि आपकी एक दिन की कमाई आपके महीने भर की पॉकेट मनी, एक दिन की कमाई से ज्यादा नहीं हो। बराबर है। आपकी एक वीक की कमाई से ज्यादा आपका घर खर्च ये, बराबर है। आपकी एक महीने की कमाई से ज्यादा आपका घर खर्चा नहीं हो। आज मैं आपको बचत का एक नया फॉर्मूला सिखाता हूँ वैसे। हाँ, इस फॉर्मूले के अलावा एक और फॉर्मूला मैं जो सिखाता हूँ आपको, बचत का नया फॉर्मूला है, एकदम लेटेस्ट, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन किताबों का निचोड़ है, जो बुक्स पढ़ते हैं ना हम लोग, उसका निचोड़ है ये। आपकी एक दिन की कमाई से ज्यादा आपके महीने भर की पॉकेट मनी नहीं हो। आपकी एक वीक की कमाई से ज्यादा आपके घर का महीने भर का खर्च उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके महीने भर की कमाई से ज्यादा आपके गाड़ी आप जो लेके रखते हैं वो नहीं होनी चाहिए। और आपके साल भर की कमाई से ज्यादा महंगा आपका घर नहीं हो। अगर ये आपने कैलकुलेशन करके अपने आप को, जो आपके खर्चे हैं उनको कंट्रोल कर लिया है, तो जिंदगी में आप कभी मार नहीं खा सकते हैं। और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर इससे ज्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं, एक दिन वाले से ज्यादा, एक वीक वाले से ज्यादा, एक महीने वाले से ज्यादा, एक साल। और एक साल वाले से और ज्यादा, 3 साल वाला भी। एक 3 साल वाला और बता देता हूं, आपके बिजनेस के अंदर आपकी 3 साल कमाई से, 3 साल की कमाई से ज्यादा पैसा बिजनेस के अंदर लगा के नहीं रखना चाहिए। और अगर ये कैलकुलेशन से आप बाहर जा रहे हैं तो आपको तकलीफ में आने से कोई रोक नहीं सकता है। ये चैलेंज है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। एकदम सचोट बात बताई और मेरे दोस्तों को सुन के बहुत मजा आएगा। और मैं देख रहा हूँ जिन जिन लोग को हम सक्सेस बता रहे हैं ना, वो सारे इस फॉर्मूला को सूट करते हैं। 100% और जो लोग डूब गए ने, वो इस फॉर्मूला से विरुद्ध बाहर जा रहे थे, एकदम कहीं ना सही कहीं। बात है, एकदम सही बात है। बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हमने ऐसी फॉर्मेट सर सुनी है कि कोई बिजनेस होता है ना तो उसका 10 का होता है, मतलब 10 साल तक वो बिजनेस चलता है। तो आप तो पिछले 33 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका 10 का क्यों नहीं आया? आप 33 साल से क्यों कर पा रहे हो? 33 साल से मैंने बिजनेस नहीं किया, मैं 2011 में बिजनेस से घुसा। पहले मैं नौकरी में था, लेकिन मैंने नौकरी करते हुए भी अपने आप को कभी ये नहीं, अपनी मानसिकता को रखा कि मैं नौकर हूं। मैंने हमेशा मालिक बन के ही काम। मतलब मेरा सवाल है ना वो ये है कि बिजनेस का ट्रेंड होता है कि 10 साल तक एक व्यक्ति का बिजनेस बहुत चलता है, फिर नहीं चलता, ओके, उसे 10 का बोलते हैं। आपने हाँ। में भी पहली बार सुना है इसलिए।
हमारे यहाँ काठियावाड़ी में से बहुत फेमस है सौराष्ट्र में। कि 10 साल तक 10 चलता साल है तक धंधा चलता है, फिर चौपट हो चौपट जाता हो है। जाता मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं उसका 10 का चल रहा है अभी। हाँ, हाँ, मतलब वो कुछ भी डालेगा ना हाँ, तो हाँ। सही पड़ेगा। सही पड़ेगा। फिर 10 साल के बाद वो खत्म हो जाता है। अच्छा। मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस पे, क्यों हाँ। खत्म हो जाता है। आप बोलो तो दुनिया को उससे ज्यादा मिलेगा। हाँ। इसीलिए खत्म हो जाता है कि वो व्यक्ति 10 साल में अपनी भूल नहीं ढूंढता, अपनी मिस्टेक को अपनी एक्सेप्ट नहीं गलतियों को करता, एक्सेप्ट कुछ नहीं नया करता, अपडेट नहीं करता। अपडेट नहीं ये करता। 5-6 बिल्कुल, चीजें आपको बोल दी है जो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, आइडिया में अच्छी हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी होता है सर ऐसा ही, जैसे कोई स्कूल होती है ना, तो उसका मतलब टाइम रहता है कि 10 ईयर तक बहुत अच्छी चलती है, लेकिन फिर वो फ्लॉप हो जाती है। बिजनेस में भी ऐसा ही चलता है, 10 साल तक बहुत अच्छा चलता है, फिर वो फ्लॉप हो जाता है। लेकिन किसी का बिजनेस एवरग्रीन चलता रहता है, तो वो अपनी मिस्टेक ढूंढता है, वो कुछ चेंज करता है, वो अपडेट होता है, स्टाफ को साथ रखता है, अपने युवराज को तैयार करता है, बिल्कुल, वैसा सब कुछ है बिल्कुल, ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मार्केट में भी ऐसा ट्रेंड चलता है कि किसी का बिजनेस चलता है तो उसका 10 का होता है, मतलब 10 ईयर तक तो वो राज करता है, फिर वो टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन कितने सारे ऐसे बिजनेस है जो 10 साल नहीं, अभी 100 साल भी चल रही है। तो बिल्कुल। ये दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है? सर क्या है, ये पुराने बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं। जब तक आप इस बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ोगे, 10वां साल आने लगता है ना तो उसके दिमाग में आने लगती है कि अब 10 साल पूरे हो गए हैं, अब तो मेरा रिवर्स का टाइम शुरू हो गया। ये पुराने बिलीफ्स हैं। इन बिलीफ्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको जो आप पहले साल से ग्रोथ करने के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना, वही एफर्ट आपको 10वें साल में भी डालने पड़ेंगे सर। तब आप ग्रो कर पाओगे। आप डेवलप ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप अपग्रेड ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, तो अपने आप ही आप डाउनग्रेड हो जाओगे। आप ये समझो कि मैं एक लिमिट तक पहुंच गया हूं, बस यहीं रहूंगा, तो आप ये मत समझो कि आप वहां रहोगे। इन्फ्लेशन तो 8% के बढ़ हिसाब रही से, है, 6% के बढ़ हिसाब रही से है। बढ़ती जा रही है, और आप वहीं टिके हुए, तो आप वहां टिके हुए नहीं हो, आप डाउनग्रेड हो रहे हो। बराबर है। 6% के हिसाब से या 7% के। आपको अपनी ग्रोथ को 10% तो मेंटेन करके करना ही रखना रखना है, ही सही पड़ेगा। कहा। आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। हर बिजनेस का अलग अलग रूल है, हर बिजनेस का अपना अपना तरीका है। आप टीम बनाओ, आप टीम बना के एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि मेरे धंधे के अंदर आज क्या नया मैं दूं कि मेरा कस्टमर मुझसे जुड़ा रहे। बराबर है, एकदम सही आज बात। हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोडक हम्म। एक नंबर था सर कैमरे की रील बनाने के अंदर, हाँ। आज कोई नाम नहीं है उसके अंदर। नोकिया कोई नाम नहीं रह रहा है। नोकिया कोई नाम नहीं है। आज मोबाइल के अंदर सैमसंग आ गया है, हाँ। मोबाइल के अंदर एप्पल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? उन्होंने ग्रोथ, जो पहली साल जो ग्रोथ सोची थी, वही ग्रोथ के लिए आज भी वो प्रयास मेहनत कर कर रहे रहे हैं हैं। 10वीं साल के अंदर भी। बहुत बड़ी लेकिन याहू मेल हाँ, खत्म हो गया खत्म सर, हो गया। सबसे पहला मेल था। हाँ। क्यों फेल हो गए? इसलिए फेल हो गए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया सर। एकदम सही आपको बात। अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो आगे बढ़ती चली जा रही है, और आप वहीं के वहीं बने हुए हो, तो आप नीचे रह जाओगे। अपग्रेड अपग्रेड बहुत अपग्रेड बड़ी अपने बात आप होती को है। करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है एक बिजनेसमैन को, यदि अपग्रेड होना है तो? एक आदर्श, एक नॉबल बिजनेसमैन की दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक? सर मेरे को घर पे उतना मजा नहीं आता है जितना मेरे को धंधे में, दुकान पे मजा आता है। मेरे को घरवाली डांटती भी, तुम बोरिया बिस्तर लेके चले जाओ, वहीं सो जाया करो, वहीं बराबर किया है, बराबर है। करो। लेकिन क्या है, परिवार को भी सर समय देना पड़ता, दिनचर्या को ऐसा सेट करना पड़ता है कि आपका परिवार भी आपके लिए जरूरी है, आपका ऑफिस भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन दोनों को अलग अलग रखना। आप घर पे हो तो आपका ऑफिस आपके बीच में नहीं आना चाहिए, और आप ऑफिस हो तो आपका घर बीच में नहीं आना। ये जब आपने बना लिया, 10 घंटे का रूटीन है या 8 घंटे का रूटीन है या 6 घंटे का रूटीन है आपका ऑफिस का, तो लेकिन वो 6 घंटे शिद्दत के साथ आपको ऑफिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के अंदर रहना है, ऑफिस के लिए ही काम। फिर बीच में आपका घर नहीं आना चाहिए। और फिर परिवार के साथ हो तो फिर परिवार ही हो, फिर घर बीच में नहीं आने चाहिए। मैं बच्चों को बोल देता हूँ, यार मैं छुट्टी जा रहा हूँ उन्हें, 6 दिन घूमने जा रहा हूँ, तो मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मेरे को घूमने दो शांति बराबर से। है, बराबर है। हाँ बहुत जरूरी है तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं है। उसी तरीके से काम करता हूँ, और मेरी टीम इतनी दुरुस्त बनाई हुई है। मेरा एक चीज मानना है कि 80% काम आपके जैसा 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन 80% भी आपके जैसा कोई काम करते तो उस काम को आपको उसको सौंप देना चाहिए कि अब तू कर भाई। लोग काम क्यों नहीं सौंप पाते? वो जो सेठ वाला काम, हाँ, लेबल लेबल। लेबल हाँ। वो कैसे दिखेगा? मैं तो इस कपड़े के धंधे में जुड़ा हुआ हूँ सर। आज भी मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो जो लेस को नापते रहते हैं कि कितनी लग के आई है, 9 मीटर पूरी दी है कि नहीं दी है। अरे वाह। खुद सेठ लगा हुआ है जी। कि 9 मीटर आई है कि नहीं आई है, मैंने 9 मीटर का पैसा दिया है। कार्टून खरीदना है तो खुद ही, चाय वाले से चाय मंगवानी है, और
मनीष भाई आए हैं, चाय तो मंगाओ, तो फोन उठा के फोन फोन करता करेगा, अरे 2 चाय भेजना। अरे भाई ये काम के लिए आप हो क्या यार? बराबर है। इसको काम को सौंपना कहते हैं यार। काम अगर आप नहीं सौंपोगे तो जिंदगी भर वो चाय मंगवाते रहोगे, लेस नापते रहोगे, कार्टून मंगवाते रहोगे, ग्रो नहीं करेगी जिंदगी भर। एकदम सही इसके बात लिए है। आपको एक ही रूल अपनाना है, अगर आपके जैसा काम 80% कोई आदमी कर देता है तो उस काम को आप सौंप दो और आप क्रिएशन में दिमाग लगाओ, फिर नया कुछ सोचने में दिमाग चले का जाओ। काम, ये काम करना नहीं है, दिमाग का काम नया नया सोचना है। नया नया सोचना है, अपने जैसे लीडर तैयार तैयार करते चले करना है। जाओ अपने नीचे, तो आपका काम आगे बढ़ते चला जाएगा। कोई और रोक जितना नहीं नया सकता सोचोगे है। उतना नया बनता जाएगा। सर आप जब आते हैं ट्रेनिंग के हाँ, अंदर हाँ, तो मिलते होंगे तरुण से हाँ, या मोहित भाई से। हम हाँ, लोग 6 लोग थे सब मिला के। हाँ, तरुण जब तक हमारी टीम में आया नहीं था, हमारी टीम, तरुण आया, उसके पहले सागर आया था। तरुण के आने के बाद उसने और जो मैंने इम्प्लीमेंट किया था कि मेरे मेरे जैसा काम 80% तरुण कर सकता है, तरुण ने भी वही किया, मोहित ने भी वही किया कि मेरे नीचे जो लोग हैं वो कितना काम कर सकते हैं, 80% कर दे रहे हैं, सौंप दो उसको काम। तो हमारी टीम बनती चली गई। 6 लोगों का परिवार आज 350 प्लस लोगों का परिवार है सर। वो इसी सोच से आया है। हर बंदे की सोच में एक ही चीज है कि मेरे को मेरे नीचे एक टीम तैयार कर, बराबर है। पावरफुल टीम बन रही है। पावरफुल टीम बनी, और टीम बनेगी तभी तो टीम वर्क होगा ना। टीम वर्क बहुत होगा। बड़ी और बात। आज वो उसी के ऊपर काम करते चले जा रहे एकदम हैं। सही बात है, एकदम सही बात। इसी को हम सिनर्जी बोलते हैं। हाँ, एनर्जी तो हर आदमी लगाता है, लगाता है, लगाता है। लेकिन सिनर्जी कब लगती है? जब 10 आदमी मिलके काम करे और एक ही काम के ऊपर, भले ही वो उसका मन चाहा काम नहीं हो रहा हो, 10 आदमियों को किसी काम को करने के लिए बोला गया कि इसको किस तरीके से किया जाए, हाँ, ठीक है, हर आदमी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी एक आदमी की राय सबको मान्य हो गई, तो बाकी 9 का भी फर्ज बनता है उस पे ही काम करना उसी के ऊपर काम कर, तो उसको सिनर्जी बोला जाता Yes. है। तो वो सिनर्जी से जब काम होता है ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, आज मेरा ग्रो ग्रोथ करती है, एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ हो रहा है। सिनर्जी के साथ काम होता है। बहुत बड़ी बात। जिंदगी में दोस्तों का महत्व बहुत ज्यादा होता है, और हमने ऐसा पढ़ा भी है कि जिन लोगों के आजू बाजू में हम रहते हैं ना, वैसे हम बन जाते हैं। तो अजय जी का ऐसा कोई दोस्त जो उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत उनको सपोर्ट किया हो, और ऐसा कोई दोस्त जिनको उसको छोड़ना पड़ा हो डेवलप होने के लिए? नहीं सर, छोड़ा किसी को नहीं है, लेकिन दूरी जरूर बनाई है। हाँ, छोड़ा नहीं है किसी दूरी को, बनाई है। दूरी बनाई है। मेरी माइंड के अंदर अगर कोई नेगेटिव बात डालने वाला है तो मैं साइड हो जाऊंगा, नहीं, मैं उसके साथ बैठ के गप सड़ाका और चाय पीने नहीं जाऊंगा भाई। ठीक है, कभी बैठ गए वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना समय ज्यादा उन्हीं के साथ बिताऊंगा जो मेरे माइंड को डेवलप कहते हैं ना, वो 5 लोगों का आप एवरेज होते हो, हाँ, बराबर है भाई। है ना? तो मैं एवरेज उन्हीं का बनना चाहता हूं जिनकी सोच बुलंदियों पे है, जिनकी सोच अच्छी। रोने वाले के साथ मैं नहीं बैठना। एकदम सही बात है। आपके मत से मैं अजय अजमेरा जी को पूछूं कि आपके मत से मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र ऐसा होना चाहिए जो कमीना हो। हर एक दोस्त कमीना होता है, हाँ, आपको मालूम है ना? मालूम है। तो कमीनापंथी वाला मित्र होना चाहिए आपका दोस्त। आपकी गलतियां को इग्नोर नहीं करे, वो आपकी गलती आपके मुंह के ऊपर बोले। मैं कमीना उसी को कहता हाँ, हूँ। हाँ, इसीलिए तो मुंह पे बोल पाता है ना वो। तो ऐसा ही कमीना आपका मित्र होना चाहिए जो आपके मुंह के ऊपर आपकी गलती को बोले, आपकी तारीफ 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 नहीं करे, भूल आपकी देखा है आपने। गलती को आपके ऊपर बता दे कि तू ये गलत जा रहा है भाई, मैं तेरे साथ नहीं हूँ इसके अंदर। बराबर है। ऐसा दोस्त आप, और मेरे गर्व है मुझे कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही दोस्त। बिजनेस, परिवार, समाज, सबको मेंटेन करके एक इंसान चल रहा होता है, लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसमें हमें चॉइस करना पड़ता है कि मैं इस चीज को चॉइस करूं या इस चीज को चॉइस करूं। तो हमारा डिसीजन बहुत मायने रखता है। तो डिसीजन लेने के लिए कौन कौन सी चीजें ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? सर मैं कोई काम मैंने सोचा है और फिर मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी रहने देते हैं, तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि ये काम अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं क्या करूँ। जैसे किसी समाज सेवा के अंदर जाना होता है, कोई समाज का हमारा एक ट्रस्ट बना हुआ है, बीजेएस है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी कभी मीटिंग होती तो मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि अगर मैं इस मीटिंग में नहीं जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं क्या करूँ। बहुत बड़ी बात। एक ही चीज सोचता हूँ, मैं क्या करूंगा। तो मैं देखता हूँ कि मैं घर जाके सो जाऊंगा या टीवी चालू करूंगा, तो मैं कैंसिल करता हूँ। उससे अच्छा तो मीटिंग में उससे अच्छा तो मैं मीटिंग में जाऊँ, प्रायोरिटी सेट की।
वहीं अगर मैंने ये देखा कि नहीं, मेरे ऑफिस के अंदर एक मीटिंग बहुत जरूरी है, ये कस्टमर आने वाला है, तो पहले मैं उस मीटिंग में सॉरी बोलूंगा, एक्सक्यूज करूंगा और मैं उस मीटिंग को पहले अटेंड करूंगा जहां जो जरूरी है। मैं प्रायोरिटी सेट करता हूं काम की, दोनों में से कौन सा जरूरी है मेरे लिए, और मैं उसी की तरफ आगे चला जाता हूँ। एकदम बढ़िया। अगर सोना है फिर सोना नहीं है, फिर उस मीटिंग को तय कर, उस मीटिंग को अटेंड कर। ज्यादा जरूरी क्या है मेरे लिए? ज्यादा जरूरी क्या है मेरे लिए? बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इस चीज से। बहुत सारे प्रॉब्लम। बस आप सोच लो, आपके पास 2 काम है, आप दोनों में से तय कर लो कौन सा जरूरी है आपके लिए, तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। एकदम से। बस इतना ही मैं करता हूँ। बहुत बहुत छोटी छोटी बातों को आज हमने इन्वॉल्व किया और सारी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर, पैसों की नुकसानी तो इंसान सहन कर लेता है, लेकिन संबंध की नुकसानी इंसान कभी सहन नहीं कर पाता। आपके जीवन में कोई ऐसी चीज बनी है जिसमें आपको संबंध का लॉस लेना पड़ा हो? सर, संबंधों का लॉस ऐसा तो मैंने कोई नहीं खोया है, लेकिन मेरे माँ को खोया है सर। मैं कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि शायद मैं होता वहां पे जब मेरी माँ मेरे साथ होती। सबने एफर्ट लगाया। आपके जीवन में क्या माँ का इम्पोर्टेंस है आपके जीवन को बनाने में? भगवान है सर, माँ बाप, लेकिन ब्रदर थे, भाई थे, सब थे वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मलाल ये है मन के अंदर कि शायद मैं होता तो मेरी माँ आज मेरे साथ। ठीक है, ऊपर वाला शायद उनको और पीड़ा नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने पास बुला लिया। अच्छा ही किया जो भी किया। बोलते हैं ना, दुनिया की कोई भी व्यक्ति चली जाए दुख नहीं होता, लेकिन जन्म देने वाली जनता जाती है ना तो आसमान टूट जाता। और आप उसी टाइम में इस फेज में आए। माँ गई, धंधा थोड़ा चौपट हुआ, थोड़ा बिजनेस रुक गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, थोड़े हार गए, लेकिन 19 के बाद आप फिर से बैक, और जब आप 19 के बाद बैक किए तब पूरी एनर्जी के साथ फ्लो किया। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, दोस्त, जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, लेकिन जो लड़ता है ना उसे दुनिया याद करती है। बिल्कुल, लड़ना ही चाहिए, लड़ना ही चाहिए। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर कर गिरे रह जाना बुरी बात। फिर उठिए, फिर चलिए। वो कहते हैं आप जब तक दौड़ सकते हैं तब तक दौड़िए, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, और रेंग भी नहीं सकते हैं तो स्क्रॉल कीजिए, अपने आप को स्क्रॉल कीजिए, बस स्क्रॉल कीजिए, हार मत मानिए, रुकिए मत। बस रुक गया वो टूट गया, और जो चलता गया वो समा बनाता गया। मुझे भी आपकी बात सुन के बड़ी मुझे रुष्ट मिला, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। तो आपने तो ये जिया है, जो जीता है उससे लोग मिलते हैं। सारे बिजनेस में, सारी जगह पे आप ये व्हाइट कपड़ा पहनते हो, और इसका पीछे का राज क्या है, व्हाइट कपड़े पहनने का राज? नहीं सर, शौक कुर्ते पजामे का, व्हाइट का मेरे को बहुत शौक था शुरू से ही। पहले किसी फंक्शन पे पहना करता था, लेकिन एक छोटा सा सिस्ट हो गया था यहाँ पे, बराबर फुंसी हो गई थी। तो जो बेल्ट पहनते हैं पैंट शर्ट के अंदर, वो बेल्ट वहां से नहीं लग सकती थी, पैंट नहीं बांध सकता था। ऐसा हुआ, ऑपरेशन करवाया, 5 स्टिच आए। तो उसके बाद मैंने, जो मेरे को पहले पसंद था, मैंने कहा पजामा पहन लेता हूँ इलास्टिक वाला, आराम रहेगा, कोई जरूरी नहीं रहेगा। लेकिन वो जब तक वो घाव सूखा नहीं ना 20-25 दिन तक यही पहना, तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो सुबह सुबह 15-20 मिनट जो खराब होती है, बाहर पैंट निकल के, पैंट शर्ट पहन के बाहर आते हैं, घर वाली जान खाती है, आपको मैचिंग का होश नहीं है कि आप कुछ भी पहन लेते हो। मैं बोला यार यही उठा के डेली पहन ले में तो बहुत ही बढ़िया, ये 15 मिनट की मगजमारी से खत्म होएगा। आपने तो ऐसे ही फ्लो में क्रिएट किया ना। मैं एक बुक पढ़ता था जिसमें दुनिया के सबसे ज्यादा सोच रखने वाले बंदे, जिसकी सोच दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है, उन लोगों ने अपनी सोच में ऐसा बताया है कि ऑलवेज एक ही कलर के कपड़े पहनो। नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि कपड़ा सिलेक्ट करने के लिए हमारा दिमाग नहीं है, प्लस समय नहीं है उतना आपके पास में। सबसे बड़ी चीज, रोज मैचिंग चेंज करने का झंझट आता है, उससे अच्छा तो साला एक ही चीज उठा के पहननी है डेली, और एक ही चलती है पूरे दिन। और आज एक पहचान बन गई है सर मेरी। वही आज मेरे को पैंट शर्ट में कोई देख लेता है तो पहचानता नहीं है, वो ऐसे ये कौन है। कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है यार, बोला आपको पहचानते ही नहीं, आप पैंट शर्ट पहन के आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा है, एक सिंबल भी बन गया है, और एक समय की भी बचत हो जाती है। सुबह 15-20 मिनट, आधा घंटा झंझट नहीं रहता है, और शांति का प्रतीक है सर, शांति का प्रतीक है व्हाइट। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? बराबर। आज के शॉर्टकट वाले युग में सर हो ऐसा रहा है कि मैं 10 लोग को मिलता हूं ना, तो 10 में से 5 लोग वैसे होते हैं जो कर्ज में डूबे हुए। अभी जो मुझे सुन रहे हैं ना, उसमें से भी कितने सारे लोग ये हो गए कि
तो जिन्होंने कुछ धंधा करना चाहा, कुछ बिजनेस करना चाहा, कुछ नई चीजों को अप्लाई करना चाहा, साहस तो बड़ा किया, लेकिन वो कर्ज में डूब गए और फिर आज वो डिप्रेस है। आज वो सोच रहे हैं कि कर्ज को कैसे मिटाया जाए या जिंदगी को मिटाई दिया जाए। आप इन लोगों को क्या कहना चाहते हो? आप क्या सोचते हो? और एक क्वेश्चन वो भी है, क्या अजय अजमेरा को कभी कर्ज हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। जो फेज जिससे मैं गुजरा था जिस समय, उस समय ऐसा हुआ था कि जो देनदारी थी हमारी इतनी बढ़ गई थी कि अकाउंटेंट जो है ना वो भी हिम्मत हार गया था। बोले अब मेरे को जवाब नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था तू फाइल लाके यहाँ रख दे बराबर है। मेरे पास, मैं जवाब दूंगा इसका। तो सर ये फेज आता है और मैंने हाथ जोड़ के जवाब दिया था सबको कि सर एक तरीके से पेमेंट निकलेगा। तकलीफ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं दूंगा पेमेंट। मेरे को सबका पेमेंट देना है, किसी का ऐसा नहीं है कि मेरे को मार के आपको ऐसे सोचने आई मर जाऊं मैं? उस समय नहीं आई सर मेरे को ये सोच। मेरे को सोच वो डिप्रेशन के टाइम पे आई थी कि तकलीफ है मेरे को, तो आई थी वो डिप्रेशन के टाइम पे। ये कर्ज वाले लोग मरने की बात करते हैं, तो इसको आपको क्या कहना है? सर इसके 3 फेज होते हैं सर। या तो आप लेने के पहले ही सोचो। आज भी सर मैं एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने से नहीं चूकता। बराबर है। देखिए नया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक कैलकुलेशन कि आप इतना वहन कर सकते हो, इतना बर्दाश्त कर सकते हो, उतनी रिस्क आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन है। उतने के लिए आप कर्ज हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं चुका सकता हूं इसको, ये धंधा नहीं चला तो भी मैं इस पैसे को चुका सकता हूं। आप रिस्क उतनी ही लो, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेने की। लेकिन ठीक है आपने ले ली तो घबराओ मत, जैसे मैं नहीं घबराया था। मेरी देनदारी मेरी औकात से ज्यादा हो गई थी सर। ज्यादा लोग ऐसे ही है। कपड़ा बिकना बंद हो गया था, खरीदने वाले कोई नहीं थे, तो करे तो क्या करे। तो ठीक है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के सबको फेस करो, सबको सामना करो, भागो मत करो, सबको फोन भागो फोन मत, फोन उचकना बंद मत कर दो। बिल्कुल भी ये नहीं करो। तकलीफें आएंगी, बिजनेस में आती है। आपने जुआ थोड़ी खेला यार, आपने धंधे में पैसा लगाया बहुत सच्ची बात है ना? आपने धंधे में पैसा लगाया और हाथ जोड़ के आप उसको बोलो ये बात कि देख मैंने तेरे से पैसा लिया था, तेरे से माल लिया है, मैंने जुआ नहीं खेला उसको, मैंने उस बेच के उस तेरे माल को कहीं किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया है, मेरे धंधे में नुकसान लगा है। और कोई बात नहीं, ये नुकसान किसी दिन नफे में भी आ जाएगा। मेरा एफर्ट आज भी पूरा चालू है, मैं तेरे को दूंगा, ब्याज सहित दूंगा तेरा पैसा। और मैंने वही किया सर, एक एक जन को ब्याज जोड़ के पैसा दिया था सर। बहुत बड़ी बात। एक एक जन को पैसा दिया मेरा। कोई आज मेरी इस ये व्हाइट कॉलर मैंने पहनी हुई ना, कोई ये कह नहीं सकता है कि भाई एक व्हाइट कॉलर के ऊपर दाग है कि अजय अजमेरा ने या अजमेरा फैशन ने हमारा पैसा नहीं चुकाया। एक सिंगल आदमी नहीं कह सकता ये बात। बहुत बड़ी बात। एक एक का पैसा चुकाया है। तो वो पैसा, तकलीफ आती है, कोई बात नहीं है, आप सामना कीजिए, उनको बुलाइए, उनके साथ बैठिए कि मेरे साथ ऐसी तकलीफ आ गई है, मैं क्या करूं इसका। मेरे को पैसा देना मेरी नीयत है। वही आदमी आपको सपोर्ट करेगा सर, आपको आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाएगा। लेकिन लोग मुंह छुपाते हैं, लोग घर बंद कर देते हैं, दुकान बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं, कहीं सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी पोजीशन आ जाती है। ये कभी नहीं करने का। ये जीवन बहुत अनमोल है सर, बहुत अनमोल आपको जीवन मिला हुआ है। कहते हैं इस मनुष्य शरीर की कीमत, अगर इसमें जान नहीं है ना, जान नहीं डाल पाए हैं, तो इस शरीर को बनाने का 400 करोड़ रुपए का खर्चा आता है सर। और जान की कीमत तो कितनी होती है, फिर आप सोचिए। तो ऐसा अनमोल जीवन आपको मिला है, तो इसको ऐसे ही आप गंवा मत दीजिए। सुसाइड करना तो 1 सेकंड का काम है। मरना सबसे डिफिकल्ट होता है, वही लोग आसानी से कर लेते हैं। और जीना सबसे मुसीबत में होता है, वो लोग जी नहीं पाते सर। लेकिन जीना ही है आपको जीना ही चाहिए। मौके तो बहुत आएंगे, हजारों मौके आएंगे। आज टूट गए हैं तो क्या हो गया यार, आज देनदारी में आ गए हैं तो क्या हो गया है। एक समय आएगा जब, और समय बदलता है सर, हर आदमी का समय बदलता है, आपका भी बदलेगा, आपको टूटना नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है सर, मेरा देवा जो हुआ है, मेरे दोस्तों का ऐसा क्वेश्चन है, मेरा देवा जो हुआ है वो धंधे में नहीं हुआ है। जुगाड़ खेल लिया मैंने, नुकसानी कर ली, किसी को दे दिया, उसने मेरा विश्वासघात कर लिया, और भी मेरा देवा हुआ है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर इसमें से भी बाहर आ सकते हो आप,
भूल हो गई मुझसे, लेकिन हाँ, भूल हो गई है। मैं अभी स्वीकार रहा हूं कि मेरे 15 लाख रुपए मैंने भारत पाकिस्तान की मैच में सट्टा करके ही घुमा दिए। हाँ, हाँ, अभी मैं उसको फील कर रहा हूं कि मेरी भूल हो गई, भूल हो गई। लेकिन अभी मुझसे बाहर कैसे आऊं? कोई अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, कोई उच्च के पैसे नहीं दे रहा, कोई कंधे पे हाथ भी मुझे नहीं रख रहा है, लेकिन अभी मुझे क्या करना चाहिए? सर ये भूल तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ, लेकिन फिर पैसा मिला ना, फिर शुरू कर देते हो। फिर आप शुरू कर दे। भूल खाली एक्सेप्ट करना ही बड़ी बात नहीं है। भूल तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन दोबारा वो भूल को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक वो तब नहीं तक आप नहीं निकल सकते हो इस देवा से बाहर। तो इससे बाहर निकलने के लिए आप दोबारा वो गलती नहीं करो, ये आपको करना पड़ेगा। जुआ खेल लिया, कोई बात नहीं है, गलती हो गई, सट्टे में लगा दिया भारत पाकिस्तान के ऊपर पैसा और हार गए आप, लेकिन दोबारा जिंदगी में नहीं लगाऊंगा। जिससे लिया है उसको हाथ जोड़ के उसके सामने बैठ जाइए, मैंने गलती करी, मैं माफी चाहता हूँ इस पिताजी के पास, अपने भाई के पास, अपने शेयरिंग जहां कर भी। दो, बराबर अरे है। ये शरीर है तो फिर से पैसा लेंगे। बना लेंगे यार, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस शरीर से वापस वो गलती नहीं करनी है, ये चीज का ध्यान रखना है। दोबारा गलती नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन ये पैसा आपका पाई पाई चुका, मेरी नीयत खराब नहीं। एकदम सही। अजय सर, आज के युग में सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल क्वेश्चन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप कोई भी बंदे को पूछोगे ना तो बताएगा टाइम नहीं है। तो ये लोग सही बोलते हैं या बहाना बनाते हैं? देखिए, ईश्वर ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, हाँ, और देते भी जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने आज 24 घंटे में खराब कर दिया है तो कल नहीं मिलेंगे। भाई ये आदमी तो बिगाड़ दिया है, कल फिर मिल जाने वाले हैं वापस उसको 24 जी। घंटे। अब उन 24 घंटे को यूज कैसे करें, इसके ऊपर मेरा ऐसा मानना है, मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करता हूँ। 8+8+8 रूल्स। 8 घंटे आपको जो भी काम आप करते हो, नौकरी करते हो तो आपको वहां जाना है, ऑफिस में आप खुद का बिजनेस करते हो तो वहां जाना है, या कुछ भी कहीं भी आप कर रहे हो जो काम, शिक्षक हो तो स्कूल में जाना है, वहां आपको 8 घंटे दें। दूसरे 8 घंटे सोना है, आपको आराम करना है। ये बाकी बचे हुए तीसरे जो 8 घंटे हैं ना, इसमें आप क्या करते हो, ये आपके आने वाले जीवन को इसी 8 घंटे से बनते हैं। जी। आप बुक्स पढ़ते हो या बैठ के टीवी का रिमोट दबा के या रील देखने में व्यय करते हो, खराब करते हो, ये 8 घंटे में आपका जीवन बाकी का बचा हुआ साबित होता है या बनने वाला। उस 8 घंटे में आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपने परिवार के साथ बैठ, परिवार को स्टोरीज वगैरह सुना सकते हो, एक साथ टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हो। ये सारी चीजें आपके इस 8 घंटे पे तय करती है कि आपके आने वाला फ्यूचर आप एकदम से मैनेज इसको करना है। 8+8+8 8 आज के युग में एवरेज व्यक्ति 8 घंटे में से 4.5 घंटे 5 घंटे तो मोबाइल देख लेता है। सोशल मीडिया अभी इंसान के जहन तक। तो मेरा अजय अजमेरा से सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया शैतान है या सहयोगी है? मेरे लिए पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं आपके लिए पूछना चाहता हूँ। मैं क्या समझता हूं, ऐसा है दुनिया के अंदर कि लोगों को सोशल मीडिया यूज कर, लेकिन अजय अजमेरा ने सोशल मीडिया को यूज किया। बहुत बड़ी बात। तो आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। सोशल मीडिया का यूज आपको नहीं होना है, सोशल मीडिया का यूज आपको करना है, और मैंने किया है। मेरे आप मोबाइल में मेरा अगर टाइमिंग देखोगे ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर मेरा टाइमिंग कुछ भी नहीं जाता है। और फिर भी आप सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हो। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के मैं उतना ही यूज करता हूं जितना मेरे कंटेंट के लिए मुझे जरूरी है। जरूरी, मैं वही यूज करता हूं। लेकिन क्या है, आज के जमाने में लोग एक रील देखते हैं ना, तो कैसे 1 घंटा 1.5 घंटा चला गया है आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट ये मोबाइल रील से होता है। तो आपको इसका यूज नहीं होना है, आपको इसको यूज करना है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी विचारधारा को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखते, 350 लोगों के भविष्य को बदल के 1.5 लाख से ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दिया है। ऐसे अजमेरा फैशन के ओनर और सीईओ मिस्टर अजय अजमेरा का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर, आपके आने से इस परिसर में पावन पाई है, एक एनर्जी आई है, एक नया फ्लो आया है। सो आप हृदय से आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।